इस प्रकार का कोई भी पोर्टल या इस प्रकार का कोई भी इंस्टीट्यूट भारत में अभी तक नहीं है जो बिजनेस का व्यावहारिक ज्ञान दे सके उन लोगों को जिनके परिवार में या जिनके आसपास बिजनेस का किसी को भी कोई अनुभव ना हो। ये और भी जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बिजनेस का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए होना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं सही तरीके से, कई लोग आपको बोलेंगे कि 10,000 में 5,000 में बिजनेस शुरू किया जा सकता है, बिना पैसे के बिजनेस शुरू किया जा सकता है, लेकिन ये सब एक तरह की नौकरी ही बन जाती है जहां आप किसी और के कंट्रोल में रहते हैं जो पैसा लगा रहा होता है इस बिजनेस में। कोई भी बिजनेस अगर आप छोटे से छोटा भी शुरू करना चाहेंगे तो कम से कम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास होने चाहिए। और यही वो वजह है जिसकी वजह से अधिकतर युवा जिनकी रुचि अपना बिजनेस शुरू करने में है, जिनके पास काबिलियत भी है, वो बिजनेस शुरू करने का व्यावहारिक ज्ञान नहीं पा पाते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस पोर्टल, इस वेबसाइट, इस गेम के बारे में बताता हूं और किस प्रकार से ये आपको बिजनेस का व्यावहारिक ज्ञान देने में मदद कर सकता है बिना किसी खर्च के, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वेबसाइट, इस गेम, इस पोर्टल का नाम है वर्टोनॉमिक्स और ये एक बिजनेस सिमुलेशन गेम है। सिमुलेशन का मतलब होता है कि असल दुनिया में जो भी गतिविधि करी जाती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई युद्ध अभ्यास हो, या फिर वो जहाज उड़ाना हो या कोई गाड़ी चलानी हो, उसको असल दुनिया में करने के बजाय अगर हम कंप्यूटर पे एक वर्चुअल तरीके से उसको करना चाहें बिना किसी खर्च के, बिना कोई खतरा मोल लिए, अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपने मोबाइल फोन के थ्रू अगर हम उसे करना चाहें तो उसे हम सिमुलेशन कहते हैं, क्योंकि हम उसे एक वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे होते हैं। इसी वजह से इस गेम का नाम वर्टोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमिक्स इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड वर्चुनॉमिक्स। गेम इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोग आप गेम खेलते हैं, कैंडी क्रश और भी दूसरे प्रकार के गेम्स लोग अपने कंप्यूटर पे खेलते हैं। तो गेम का मतलब ये होता है कि वो एक हॉबी या एक समय गुजारने की गतिविधि के तहत किया जा सकता है। उसमें कोई खास आपको दबाव नहीं लेना होता और एक आपका मेंटल रिफ्रेशमेंट भी होता है। दूसरी चीज ये कि उस गेम को आप दूसरे लोगों के साथ भी खेल सकते हैं, जिनके साथ आप कॉम्पीट कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, और ये सारे लोग एक असल दुनिया के लोग हैं जो इस गेम और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं और उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ये किसी कंप्यूटर के अगेंस्ट या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगेंस्ट आप नहीं खेल रहे हैं, ये आप असल दुनिया के असल लोगों के साथ ये गेम खेल रहे हैं। और क्योंकि ये बिजनेस से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इसका नाम बिजनेस सिमुलेशन गेम है। तो आइए लॉगिन करते हैं इस गेम के अंदर और देखते हैं कि किस प्रकार से ये गेम खेला जाता है। अगर आप ऊपर देखेंगे, हरे रंग का ये बटन है जिसपे साइन अप या लॉगिन लिखा है। जिस प्रकार से आप दूसरी वेबसाइट्स पे साइन अप करते हैं, रजिस्टर करते हैं या लॉगिन करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी आप ये कर सकते हैं। इस बटन पे क्लिक करने से दो ऑप्शन आते हैं, साइन अप या लॉगिन। अगर आप ऑलरेडी इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। ये आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं या अपने गूगल के, जीमेल के किसी अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड खुद जनरेट करके कर सकते हैं। जब आप रजिस्टर कर लेंगे इस वेबसाइट पर, उसके बाद आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ऑलरेडी ईमेल आईडी यहाँ पर है, पासवर्ड है। फेसबुक और गूगल के थ्रू भी आप लॉग इन कर सकते हैं। तो आइए लॉग इन करते हैं और देखते हैं कि ये गेम किस प्रकार से दिखता है, किस प्रकार से हम इंटरैक्ट करेंगे इस गेम के साथ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये हमारा बेसिक डैशबोर्ड है। जब हम लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले ये स्क्रीन हमारे सामने आता है। ऊपर के कुछ लिंक्स पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। सबसे ऊपर आप होम का सिंबल देखेंगे जो आपको वापस इसी डैशबोर्ड पे लेके आता है। सो अगर आप इस डैशबोर्ड पे इस गेम के दौरान वापस आना चाहते हैं तो ये होम का सिंबल है जिससे आप हेडक्वार्टर्स या डैशबोर्ड पे वापस आ सकते हैं। उसके बाद माई कंपनी है। माई कंपनी पे जब आप होवर करेंगे तो नीचे कई प्रकार के लिंक्स हैं। एंटरप्राइजेस, इसमें आपके बिजनेस के जितने भी ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, सर्विस सेंटर्स, रिटेल सेंटर, सुपर स्टोर, जितने भी आपके हैं दुनिया भर में अलग अलग देशों में, वो सारे लिस्ट हो जाएंगे इस पे क्लिक करने से। अभी हम इस पे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम दूसरे लिंक सारे देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम इस एंटरप्राइजेस वाले लिंक पर जाएंगे। उसके बाद अगला लिंक है रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, आपकी इन्वेंटोरी, आपका स्टाफ किस तरह से काम कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी है, कौन सी यूनिट्स प्रॉफिट कमा रही हैं, कौन सी लॉसेस कमा रही हैं, और
आपकी बिजनेस का जो टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस है पिछले कई हफ्तों और महीनों में, वो रिपोर्ट्स में अवेलेबल हो जाता है। मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट इस गेम का बहुत ही एक अहम हिस्सा है। मैनेजमेंट असल दुनिया में भी एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि सारे प्रकार के साधन आप साध सकते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, आप उनको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो है वो ह्यूमन फैक्टर है, जिसको आपको प्रॉपरली मैनेज करना होता है, और वो होता भी ह्यूमंस के थ्रू ही है। तो आपके जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जो सीईओज होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो आपकी कंपनी के सबसे बड़े एसेट्स होते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट इस गेम में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मार्केट्स हैं, डिफरेंट मार्केट्स, बिकॉज जैसे आप यूट्यूब पे भी अगर सर्च करें स्मॉल बिजनेस आइडियाज, तो कई प्रकार के आइडियाज आपके सामने आते हैं कि एक मशीन लगाने से 2000 का रोज का इन्वेस्टमेंट होगा और 3000 रुपये या 5000 रुपये रोज की आप कमा सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये 5000 रुपये जो आप कमाएंगे, या जो अपना माल बेचेंगे आप, उसको खरीदेगा कौन और क्यों खरीदेगा? उसको समझने के लिए ही मार्केट्स की समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में ही आपका सामान खरीदने वाले लोग मौजूद हैं जो आपके माल के लिए पैसा देंगे। तो जब तक आपके पास मार्केट की समझ ना हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस क्वालिटी का है, और उस क्वालिटी का प्रोडक्ट किस प्राइस पे बिक सकता है, आने वाले समय में उसकी कितनी डिमांड होगी, मुझे कितना तैयार करके रखना है वो प्रोडक्ट, वो सारी चीजें मार्केट से ही पता चलती हैं। इसीलिए कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बिना मार्केट को अच्छी तरह समझे सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। उसके बाद है स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसा वर्ड है जो हम कई बार क्रिकेट में भी सुनते हैं, हम एक क्रिकेट प्लेइंग देश हैं, तो स्ट्रैटेजी एक वर्ड है जो हम कई बार सुनते हैं कि जो कैप्टन है, जो कोच है, जो मैनेजर है, गेम से पहले एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब यही होता है कि हमारे पास क्या संसाधन है, क्या साधन है, क्या हम कर सकते हैं, और हमारे सामने क्या चुनौती है। उन संसाधनों का इस्तेमाल करके हम उस चुनौती से किस प्रकार से निपट सकते हैं, और किस तरह से बेहतर हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, बाद में क्या करना होगा, कितना खर्च किस चीज पे करना होगा, इस तरह की सारी चीजें जो होती हैं वो स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आती हैं। कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स, कैश, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस गेम में थोड़ा एडवांस लेवल की हैं, जिनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप जब 2 साल 3 साल आप ये गेम खेल लेते हैं तब जाके वो लेवल आपका आता है कि आप इन चीजों को डेवलप करें। ये एक बेसिक डिस्कशन है इस गेम का, इसीलिए इन चीजों को अभी हम छोड़ देंगे। उसके बाद आप कुछ लिंक देखें तो टॉप मैनेजर जो है वो आपकी कंपनी का एक तरह से सीईओ होता है। वो आपकी कंपनी के जितने भी ऑफिसेज दुनिया के जितने भी देशों में हैं, उन सबको हैंडल करता है। उसको आप मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर, सीईओ या कुछ भी इस तरह से कह सकते हैं। उसकी क्वालिफिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस गेम में। अगर आपके टॉप मैनेजर या सीईओ की क्वालिफिकेशन लो है, तो वो बड़े लेवल के एंटरप्राइजेस, हाई टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो सीईओ जो टॉप मैनेजर है, उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखें तो बिज वॉर, एक्टिविटीज, एनालिटिक्स, पॉलिटिक्स, कम्युनिटी, वी क्लब, वी स्टोर, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, जिनमें सब में अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बहुत एडवांस्ड गेम है और समय के साथ साथ धीरे धीरे ही आप सारी चीजों को प्रयोग भी करते हैं और समझते भी हैं। लेकिन इसमें एनालिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसको अभी हम डिस्कस कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी भी है। एनालिटिक्स पे अगर आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो नीचे कुछ लिंक्स ओपन होते हैं, जैसे मार्केट एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, रेफरेंस, बोनसेस एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो इन लिंक्स को भी अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अभी आपको मैं मोटा मोटा ये इतना बता सकता हूं कि मार्केट एनालिसिस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मार्केट की समझ होना बहुत जरूरी है। मार्केट में कौन सी चीजें खरीदी जा रही हैं, किस प्राइस पे खरीदी जा रही हैं, क्या क्वालिटी लेवल है, लोग कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं एक पर्टिकुलर मार्केट में, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो इसमें एक जियोपॉलिटिकल डिस्कशन होता है कि कौन सा देश कितना टैक्स लगाता है अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे, कितना वो ड्यूटीज लगाता है, मतलब टैक्स लगाता है बाहर से इंपोर्ट करे जाने वाली चीजों पे, और देशों के बीच में किस तरह की ट्रेड अंडरस्टैंडिंग है। इस तरह की चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आती हैं, जो कि हम पिछले कई सालों से सुनते भी आ रहे हैं। जैसे हमारा देश और यूएस के साथ ट्रेड करता है, रशिया के साथ ट्रेड करता है, यूरोप के साथ ट्रेड करता है, पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड करता है। और हम ये सुनते आ रहे हैं कि कुछ देशों को मोस्ट प्रेफर्ड नेशन का स्टेटस दिया जाता है, जहां पर उन देशों से इंपोर्ट करे जाने वाली चीजों पे कोई खास टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये मैक्रो, एक ग्लोबल लेवल की इकोनॉमिक्स पे को के अंतर्गत आती हैं, जिनको हम यहाँ से देख सकते हैं।
रेफरेंस सेक्शन जो है उसमें अलग अलग जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इस गेम के अंडर आप डेवलप कर सकते हैं, उनमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है, कितना खर्च आता है और क्या क्या चीजें जरूरी हैं उन चीजों को डेवलप करने के लिए, क्या टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो सारी की सारी चीजें रेफरेंस के अंडर आती हैं। उसके बाद बोनसेस और रिस्ट्रिक्शन है जो कि थोड़ा एडवांस लेवल की चीज है जिसको अभी हम डिस्कस ना भी करें तो चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो और इस गेम का जो मकसद है वो आपको बिजनेस का व्यावहारिक ज्ञान देना है। तो आप अभी इस बात पर फोकस ना करें कि कितना डिटेल में चीजें आपको समझाई जा रही हैं। आप इस बात को फोकस करें कि आपको इस गेम के बारे में बताया जा रहा है, इंट्रोड्यूस करा जा रहा है ये आपको, और जल्द से जल्द आप कैसे रजिस्टर करके इस गेम को खेलना शुरू करें। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और फिर भी अगर कोई चीज आपको डिटेल में समझनी है, जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हम अपनी अगली जो वीडियो इस गेम के ऊपर बनाएंगे जो थोड़ी एडवांस लेवल की होगी, उसमें हम उन सारे सवालों का जवाब इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि एक कंपनी जो इस बिजनेस में रजिस्टर करी आती है, क्रिएट करी आती है, वो कैसी दिखती है और किस तरीके से हम उसे कंट्रोल करते हैं। तो ऊपर के लिंक्स जो हैं वो मैंने सारे आपको डिस्कस करे अभी मोटा मोटा, बाद में हम उनमें डिटेल में जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक कंपनी जो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में वो कैसी दिखती है, किस तरह से उसके सारी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत करी जाती हैं। तो कंपनी जो है उस आपके सामने है, उसका नाम है द बिग कहूना, जैसा कि आप मेरे कर्सर को देख सकते हैं। कंपनी का ये लोगो है एफटीबी फाइनेंस नाम से, और सबसे ऊपर जो यहाँ पे लिखा है वो इस कंपनी के कैश एसेट्स, मतलब आज की डेट में इस कंपनी के पास कितना कैश है वो लिखा है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 500 करोड़ है। अगर एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो 463 करोड़ 82,68,95 यूएस डॉलर्स। इस गेम में जो करेंसी यूज होती है वो यूएस डॉलर्स यूज होती है हर जगह, तो इसीलिए यूएस डॉलर्स में ही ये एसेट्स हैं। 463 करोड़ 82,68,95। डेट की अगर बात करें तो इस गेम में आज की जो डेट है गेम के अंदर वो 5 जून 2017 है। अभी जो करंट टाइम है वो 3:06 है। ये गेम अपडेट होता है हर दिन, तो अभी 20 घंटे 53 मिनट हैं इस गेम के अपडेट होने में। हर दिन ये एक बार गेम अपडेट होता है, और इस गेम में जब एक दिन गुजरता है, जब असल दुनिया में एक दिन गुजरता है, तब इस गेम के अंदर एक हफ्ता गुजरता है। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। आज अगर 18 सितंबर है, आपने आज अगर ये गेम में लॉगिन किया, कुछ चेंजेस करे, लॉग आउट किया, और कल जब 19 सितंबर को आप इस गेम में लॉगिन करेंगे, तो असल दुनिया में एक दिन गुजरा लेकिन इस गेम के अंदर एक हफ्ता गुजर चुका होगा। तो एक हफ्ते के अंदर क्या एक्टिविटीज हुई, क्या प्रॉफिट हुए, क्या लॉस हुए, क्या चेंजेस हुए, वो आपको इस गेम के अंदर लिस्ट दिखेगी, रिपोर्ट दिखेगी आपको। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो कुछ क्विक लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है माई कंपनी। तो माई कंपनी जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अपनी कंपनी के मेन पेज पे लेके जाएगा, जिसपे अभी हम क्लिक नहीं करेंगे, बाद में उसको देखेंगे। और भी कुछ लिंक्स हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, इसे हम अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमारे लिए माई कंपनी नाम का ये लिंक ही सबसे ज्यादा जरूरी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो सबसे पहले हमें दिखती है अपनी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। इस फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम देख सकते हैं ये आज तक की, जब कंपनी शुरू हुई थी तब से लेके आज तक का हमारा ग्राफ दिखाती है। तो आप देख सकते हैं कि काफी लंबे समय तक ये जो कंपनी थी ये बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रही थी। फिर एक समय आया जब इस कंपनी में ग्रोथ शुरू हुई, और वो ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक समय आया जब थोड़ा सा डिक्रीज हुआ रेवेन्यूज में। उसके बाद में फिर ये जो है कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है, रेवेन्यूज बढ़ाती जा रही है। अगर इस हफ्ते और पिछले हफ्ते की बात करें तो वो यहाँ पर आपकी सारे रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स और टैक्सेस यहाँ लिस्टेड हैं। पिछले हफ्ते की फिगर्स आप देख सकते हैं। इस हफ्ते में अगर आप देखें तो रेवेन्यूज जो हैं वो थोड़े से कम हुए हैं। जो इस कंपनी ने टोटल अपने सारे बिजनेसेस के थ्रू पैसा कमाया है वो थोड़ा कम हुआ है, और टोटल वो अमाउंट है 25 करोड़ 92 लाख। तो जो टोटल कैश अर्न किया है इस कंपनी ने इस हफ्ते में वो 25 करोड़ 92 लाख है। जो खर्चे हुए हैं इस कंपनी के वो 11 करोड़ 45 लाख है। जो प्रॉफिट हुआ है सारे टैक्सेस और एक्सपेंसेस को काट के वो 8 करोड़ 51 लाख का हुआ है। और जो टैक्सेस पे करे हैं अलग अलग देशों में, क्योंकि इस कंपनी के ऑफिसेज, फैक्ट्रीज और ऑपरेशंस
पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग शहरों में है, तो हर जगह के टैक्स रेट्स अलग होते हैं। सारे टैक्सेस जो पे करे हैं अलग अलग देशों में, उनको मिला के जो टोटल टैक्सेस पे करे हैं वो है 5,95,00,000। तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं इस हफ्ते, रेवेन्यूज घटे हैं, प्रॉफिट भी घटा है और टैक्सेस भी घटे हैं। इसके बाद और थोड़ा हम नीचे जाएं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे बिजनेस की डिटेल्स दी हुई है। किन किन शहरों में हमारे ऑफिसेस, फैक्ट्रीज और सर्विस सेंटर्स हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ शहरों के नाम मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ: माराकैबो, ऊफा, ट्रॉन्डहाइम, मॉस्को, इंडियानापोलिस, फिलाडेल्फिया। तो ये दुनिया के कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर इस कंपनी के ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, स्टोर्स हैं। तो बेसिकली ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक देश, एक शहर से शुरू हुई थी, लेकिन आज पूरी दुनिया के अलग अलग देशों और अलग अलग शहरों में उसके ऑफिसेज हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें तो पर्सनल कॉम्पिटेंस क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैनेजर का क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो सबसे ऊपर आपका जो सीईओ है उसका क्वालिफिकेशन दिया है, जो अभी लेवल 10, इस कंपनी में अलग अलग लेवल के क्वालिफिकेशन होते हैं, तो लेवल 10 पर आपका सीईओ है अभी। और एडवर्टाइजिंग की जो एफिशिएंसी है, एडवर्टाइजिंग की जो क्वालिफिकेशन है, आप जानते हैं बिजनेस में एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन देना, ग्राहकों को अपने बिजनेस के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी हिस्सा होता है। अगर आप कोई भी नया बिजनेस खोलते हैं तो अगर आपके आसपास के लोगों को या जो भी आपके पोटेंशियल ग्राहक हैं उन तक आपकी बिजनेस की जानकारी अगर नहीं पहुंच पाती है तो आपका बिजनेस ना के बराबर ही है। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है किसी भी बिजनेस का, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। अलग अलग बिजनेस अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बिल्कुल अगर कम खर्च एडवर्टीजमेंट की बात करी जाए तो वो फेसबुक, गूगल एड्स, इन तरीकों से किया जा सकता है। थोड़ा और अगर खर्च बढ़ाना चाहें तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू किया जा सकता है। थोड़ा मैन पावर इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट की बात करें तो पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, इस तरह की डोर टू डोर एडवर्टीजमेंट करी जा सकती है। और अगर बड़ी कंपनियों की बात करें, जिस तरह की ये कंपनी है जिसका 500 करोड़ यूएस डॉलर का कैश एसेट्स है एज ऑफ टुडे, तो ये कंपनी टेलीविजन एड्स भी दे सकती है, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकती है बहुत बड़े, जिसमें लोगों को अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूक किया जा सकता है। उसके बाद सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर में कई डिफरेंट फील्ड्स हैं, जिसमें कॉमर्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, गैस स्टेशंस है, आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट और भी एलाइड सर्विसेज सेक्टर हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो कॉमर्स में अगर आप देखें तो इस कंपनी की जो क्वालिफिकेशन है, कॉमर्स का जो हेड है, हेड ऑफ कॉमर्स एंड रिटेल, वो 13 लेवल पर है, 13 लेवल पर वो उसकी क्वालिफिकेशन है। सो ही इज एक्चुअली मोर क्वालिफाइड देन द सीईओ ऑफ द कंपनी। बट सीईओ एक बहुत बड़े लेवल के ऑपरेशंस हैंडल कर रहा है, कॉमर्स और रिटेल का जो आपका मैनेजर है वो सिर्फ कॉमर्स और रिटेल से डील कर रहा है, बट स्टिल अपने फील्ड में ही इज मोर क्वालिफाइड देन द सीईओ ऑफ द एंटायर कंपनी। उसके बाद सर्विसेज सेक्टर में अगर आप देखें तो लेवल 7 की क्वालिफिकेशन है, 4+3 7। उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें आपकी माइनिंग है, पावर प्लांट्स हैं, प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जिसमें ब्रॉड लेवल की मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी हमारी आ जाती है, चाहे वो फर्नीचर हो, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो, डे टू डे आइटम्स हो, सारी चीजें प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, वो सारी प्रोडक्शन के अंडर आती हैं। तो वो लेवल 8 क्वालिफिकेशन पे आपका इस कंपनी का मैनेजर है। माइनिंग की अगर बात करें तो लेवल 3 पे है, और पावर प्लांट्स की बात करें तो लेवल 1 है, 0%। इनफैक्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, इस कंपनी के कोई भी पावर प्लांट्स नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर का इस कंपनी का कोई भी प्लांट नहीं है, क्वालिफिकेशन इसलिए 1 पे है। साइंस रिसर्च में भी 1 है। तो अगर यहां से हम देखें तो पता चल सकता है कि कंपनी किस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। तो कॉमर्स और रिटेल में एंगेज्ड है, सर्विसेज सेक्टर में एंगेज्ड है, अलाइड सेक्टर में, माइनिंग में एंगेज्ड है और प्रोडक्शन में एंगेज्ड है। तो जिस तरह की एक्टिविटीज में कंपनी एंगेज्ड होगी, वहां मैनेजर, एक जनरल मैनेजर या सीईओ उस एक्टिविटी का एक होगा उस कंपनी में, और उसकी क्वालिफिकेशन समय के साथ बढ़ती चली जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि हर सेक्टर में पर वीक इंप्रूवमेंट होती है क्वालिफिकेशन में। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है इस गेम में। आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में जब बिजनेस सेटअप करेंगे तो उस सेक्टर का जो सीईओ होगा, हर हफ्ते उसकी क्वालिफिकेशन में इजाफा होता चला जाएगा। आइए तो अब क्लिक करते हैं इस लिंक माय कंपनी पर और देखते हैं कि इस कंपनी के ऑपरेशंस कैसे रन हो रहे हैं, कौन सी यूनिट्स
किस प्रकार से काम कर रही हैं, कितना प्रॉफिट कमा रही हैं, क्या वहां पर स्टाफ की सिचुएशन है, इक्विपमेंट की क्वालिटी क्या है, रॉ मटेरियल का क्या सिचुएशन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, किस तरह से ये बिजनेसेस मैनेज हो रहे हैं। तो माय कंपनी लिंक पर क्लिक करते हैं। अब अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का डिटेल्ड कंट्रोल पेज आपके पास आ गया है। अभी तक हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टडी करी थी, अब हम इस कंपनी को माइक्रो लेवल पे यानी छोटे लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर मैनेज कर सकते हैं, जिसे हम माइक्रो मैनेज करना भी कहते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं इस कंपनी के सारे यूनिट्स लिस्टेड हैं। 6 ऑफिसेज हैं इस कंपनी के दुनिया भर में, अलग अलग शहरों में। 5 स्टोर्स हैं रिटेल के। उसके अलावा एक सर्विस यूनिट है। सर्विस के अंडर कई सारी चीजें आती हैं। इस कंपनी की बेसिकली एक जिम है, एक योगा क्लब है मॉस्को में, तो वो यहाँ पर लिस्टेड है। 2 माइंस हैं ऑयल ड्रिलिंग सेक्शन, 2 माइंस हैं ऑयल ड्रिलिंग की, जहां पे ऑयल ड्रिल किया जाता है। जिस प्रकार से सऊदी अरब, यूएई में आप जानते हैं कि ऑयल ड्रिल किया जाता है, रशिया में, इंडिया में भी ओएनजीसी काम करती है। तो इस प्रकार के 2 ऑयल वेल्स हैं इस कंपनी के। 3 फैक्ट्री हैं इस कंपनी की अलग अलग देशों के अलग शहरों में, जहां पर चेयर्स मैन्युफैक्चर होती हैं और भी दूसरी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। एक वेयर हाउस है जहां पर जो भी रॉ मटेरियल्स हैं या फिर जरूरत से ज्यादा अगर प्रोडक्शन हो गया है जो अभी इस फैक्ट्रीज में स्टोर नहीं किया जा सकता है और मार्केट में सेल भी नहीं हो रहा है, तो उसे वेयर हाउस में आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो इस कंपनी की यूनिट्स हैं वो शुरू में लिस्टेड है। पेज को अगर हम स्क्रॉल करें तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग यूनिट्स सामने लिखी हुई हैं, किस एफिशिएंसी पे वो काम कर रही हैं वो उनके सामने लिखा है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। सारी की सारी यूनिट्स 100% एफिशिएंसी पे हैं। कुछ सिंबल्स कुछ यूनिट्स के सामने आप देख सकते हैं, जैसे रेड कलर का सिंबल है जो ये बता रहा है, उस पे कर्सर ले जाने से नो प्राइस इज सेट फॉर द सेल इज नॉट हैपनिंग। मतलब इस यूनिट में जो माल बनकर तैयार हो रहा है, क्योंकि एक ऑयल वेल है तो यहाँ ऑयल निकल रहा है, वो उसकी सेल नहीं हो रही है क्योंकि उसका प्राइस सेट नहीं किया गया है। ये जो स्टोर है ब्जॉन्स स्टोर ट्रॉन्डहाइम, इस पे अगर आप कर्सर लेके जाएं तो यहाँ लिखा है द यूज ऑफ द ट्रेड हॉल स्पेस इज इनइफेक्टिव। मतलब आपके स्टोर का जो ट्रेड हॉल का जो स्पेस है उसको सही प्रकार से इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। जब आप उस कंपनी स्टोर का पेज खोलेंगे, अंदर जाके देखेंगे तो हमें और चीजें डिटेल में पता चलेंगी। पर अभी ये गेम हमें बता रहा है कि वहां पर जो सेल के लिए ट्रेड हॉल है उसका जो स्पेस है उसका इस्तेमाल सही प्रकार से नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से सिटिंग बुल स्टोर जो है, इसके सामने अगर हम एक कर्सर लेके जाएं तो लिखा है सर्विस लेवल एट द स्टोर इज लेस देन मैक्सिमम। जितना लेवल ऑफ सर्विस यहाँ हो सकता है उससे थोड़ा कम है। उसके अलावा आप देखें तो किसी भी यूनिट के सामने किसी प्रकार का खास मैसेज नहीं है, मतलब वहां पर सब कुछ जिस प्रकार से होना चाहिए उसी प्रकार से हो रहा है। एक यूनिट एक पर्टिकुलर कंपनी में किस तरह से काम करती है उसे समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं मॉस्को के हेड ऑफिस में। इस कंपनी के मॉस्को के हेड ऑफिस में, रशिया में कई ऑफिसेज हो सकते हैं इस कंपनी के। मॉस्को शहर में जो एक इनका हेड ऑफिस है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं वहां पर क्या चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये मॉस्को का जो हेड ऑफिस है। अगर आप मेरा कर्सर फॉलो करें, मॉस्को का जो हेड ऑफिस है उसका ये मेन पेज है, डैशबोर्ड है, जहां पर इस ऑफिस से रिलेटेड, इस ऑफिस को मैनेज करने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ऑफिस का जो साइज है जो आप देख सकते हैं वो 270 वर्क प्लेसेस का है। मतलब 270 एम्प्लॉय इस ऑफिस में काम कर सकते हैं, इतनी जगह है उस ऑफिस में। किराया मंथली जो है इस ऑफिस का, मंथली हम नहीं कहेंगे क्योंकि हफ्ते भर का यहाँ पर सारी गिनती हफ्ते भर के हिसाब से होती है इस गेम के अंदर। तो हफ्ते का जो रेंट है वो इस ऑफिस का 1,88,460 यूएस डॉलर है। 1,88,000 यूएस डॉलर, मतलब ये काफी बड़ा ऑफिस है। तकरीबन 1 करोड़ रुपए अगर हम बात करें तो महीने का इनका इतना रेंट जाता है। 270 एम्प्लॉयज यहाँ काम कर सकते हैं। टोटल एम्प्लॉयज जो इस ऑफिस में अभी काम कर रहे हैं वो 100 हैं। तो 270 की जगह है पर अभी 100 ही है यहाँ। एक एम्प्लॉय की हफ्ते की सैलरी जो है वो $250 है, जो आप देख सकते हैं, जो कि इस शहर की एवरेज सैलरी की मात्र 65% है। मतलब इस कंपनी में एक एवरेज एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है इस क्वालिफिकेशन लेवल पे, उसकी 65% ही ये ऑफिस जो है वो पे कर रहा है, जो कि $250 है। सिटी एवरेज आप देख सकते हैं
$379, $379 है। क्वालिफिकेशन जो है एम्प्लॉयज की वो 2.82 है। इस गेम का अपना एक सिस्टम है क्वालिफिकेशन मेजर करने का, जिसको वो पॉइंट्स में मेजर करते हैं 1 से लेकर 10 तक और उसके ऊपर भी, और वो पॉइंट्स में भी जाता है 2.82, 3.59। तो उस हिसाब से जो इस ऑफिस में जो क्वालिफिकेशन है एम्प्लॉयज की वो 2.82 है। और जो रिक्वायर्ड है एक्चुअली, जिस तरह का काम हो रहा है मॉस्को में, जिस तरह के ऑफिसेज हैं, तो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मात्र 2.56 है। तो आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं वो थोड़े से ओवर क्वालिफाइड हैं। सिटी का जो एवरेज क्वालिफिकेशन है एम्प्लॉयज का वो 6.49 है। तो अगर शहर के हिसाब से देखा जाए तो आपके ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं वो शहर के एवरेज एम्प्लॉयज से क्वालिफिकेशन में थोड़ा कम है। अगर आपको इस ऑफिस में एम्प्लॉयज हायर करने हैं या उनकी सैलरी बढ़ानी है या घटानी है, वो सारे इन बटन्स के द्वारा किया जा सकता है, जो आप इस सेक्शन के नीचे देख सकते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर जो अब ये डायलॉग बॉक्स खुला है, विंडो खुली है, उसमें आप देख सकते हैं आपका जो हेड ऑफिस मॉस्को है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अभी 100 हैं। 100 एम्प्लॉयज ऑलरेडी हैं। सैलरी उनकी $250 है, और एवरेज सिटी सैलरी यहाँ पर लिखा है $379 है। और एक्सपेक्टेड जो सैलरी एक्सपेंसेस आपके महीने के हैं वो $25,000 हैं। 100 एम्प्लॉयज का $250 पर एम्प्लॉय, यानी $25,000। मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 270 हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ स्टाफ क्वालिफिकेशन आपकी 2.56 की रिक्वायरमेंट है, और जो करंट है क्वालिफिकेशन वो 2.82 है। शहर का जो एवरेज है वो 6.49 है। इस गेम में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप सैलरी बढ़ाते हैं अपने एम्प्लॉयज की, तो क्वालिफिकेशन भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। इसका मतलब है जब आप उनकी सैलरी बढ़ाते हैं तो कई प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कई तरह की सेल्फ डेवलपमेंट की चीज़ों में वो एम्प्लॉयज एंगेज होते हैं, जिनकी वजह से उनकी क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। तो $250 से हम लोग अपने एम्प्लॉयज की सैलरी $300 करते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने $300 वहाँ क्लिक किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली 4.06 पर चली गई है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आप अपने ऑफिस में एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, उनकी सैलरी को आप कैसे घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। सैलरी घटाने या बढ़ाने का सीधा असर एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन पर जाता है, और एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन से आपके ऑफिस की एफिशिएंसी निर्भर करती है उसके ऊपर। तो ये आपको देखना है कि कितनी क्वालिफिकेशन पे आपको रखना है, कितना खर्चा आप उठा सकते हैं। ज्यादा क्वालिफिकेशन मतलब ज्यादा सैलरी, लेकिन क्षमता बढ़ती है। कम क्वालिफिकेशन मतलब कम सैलरी लेकिन क्षमता घटती है ऑफिस की। तो ये आपको देखना है धीरे धीरे करके कि किस प्रकार से आपकी रिक्वायरमेंट है और आप कितना खर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो वर्क एफिशिएंसी का सेक्शन है ऊपर, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है कि आपके ऑफिस का वर्कलोड करंट कितना है। जो कि आप देख सकते हैं कि 24.34% है। मतलब अगर आपके ऑफिस के अंदर वर्कलोड 75% और बढ़ाया जाता है अभी के मुकाबले, तो बिना किसी दिक्कत के वो आपके एम्प्लॉयज संभाल लेंगे। या फिर दूसरी तरीके से यूं कहें कि जितना काम अभी वहां पर ऑफिस में है वो एम्प्लॉयज की क्षमता से कम है, यानी अभी वो लोग अंडर वर्कड हैं और किसी दिक्कत में नहीं है, और आराम से उनका सब काम हो रहा है। फोरकास्ट की अगर बात करें, ये इस हफ्ते का था 24%। फोरकास्ट मतलब अगले हफ्ते का 16% पर चला गया, यानी नीचे आ गया है ऑफिस वर्कलोड। उसका कारण यह है क्योंकि आपने सैलरी बढ़ा दी थी $250 से $300 पे, और क्वालिफिकेशन बढ़ गई 2.86 से 4.06। तो आपके एम्प्लॉयज की क्षमता बढ़ गई, काम क्योंकि उतना ही है, तो ऑफिस का वर्कलोड थोड़ा सा कम आ गया। स्टाफ की एफिशिएंसी, इक्विपमेंट की एफिशिएंसी, और जो आपका टॉप मैनेजर है, सीईओ जो है उस ऑफिस का, उसकी जो एफिशिएंसी मतलब जितना काम वो कर सकते हैं उतना ही वो कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं काम करने में, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है और सारे काम बढ़िया तरीके से चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है आपका इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट का मतलब है कि आपके ऑफिस में अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स, टेलीफोन, फैक्स मशीन्स और भी विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं जो ऑफिस के कर्मचारियों को अपना काम पूरा करने के लिए जरूरी होती हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ लिस्टेड हैं। सो 270 इक्विपमेंट, पीसेस ऑफ इक्विपमेंट यहाँ हो सकते हैं, जिसमें से आपने 100 ही इंस्टॉल करे हैं क्योंकि 100 एम्प्लॉइज हैं वहां पर। और
कंप्यूटराइजेशन लेवल जो आपका वो 100% पे है, यानी हर एम्प्लॉय को एक कंप्यूटर वहां पर दिया गया है। अगर आप थोड़ा कम करते हैं कंप्यूटर या बढ़ाते हैं तो वो आपको यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन लेवल में दिख जाएगा। इक्विपमेंट की जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं 4.08 है। जिस प्रकार से क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयज की होती है उसी प्रकार से इक्विपमेंट की भी क्वालिटी लेवल है, जो 1 2 3 इस तरह से ऊपर लेवल 10 और उसके आगे भी जाता है। कम क्वालिटी के अगर आप इक्विपमेंट या कंप्यूटर रखते हैं अपने ऑफिस में तो आपके ऑफिस की जो कार्य क्षमता है उस पर फर्क पड़ता है, वो कम हो जाती है। बढ़ाते हैं क्वालिटी को तो जो आपके ऑफिस की कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। ये आपको देखना है कि किस लेवल के कंप्यूटर सिस्टम्स आपको अपने ऑफिस में रखने हैं और कितना खर्च आप उठा सकते हैं। इक्विपमेंट वेयर एंड टेयर, हर हफ्ते जो आपका इक्विपमेंट है उसमें कुछ खराबियां आती हैं, उनको ठीक करना जरूरी होता है। इसके लिए आप एएमसी भी ले सकते हैं, जिसे हम एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसके तहत कोई कंपनी ऑटोमेटिकली उसे रिपेयर कर देती है, लेकिन उसका एक फिक्स्ड कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है। अगर आप वैसा नहीं चाहते हैं तो हर हफ्ते आप अपने जो खराब हुए इक्विपमेंट है उसे रिपेयर कर सकते हैं। अभी आपका एक ही इक्विपमेंट है जो खराब हुआ है, वो भी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। 0+1 का मतलब है अभी कोई भी इक्विपमेंट पूरी तरह से खराब नहीं है, एक है जिसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है जिसे आप ठीक करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। रिपेयर इक्विपमेंट पे बटन पे क्लिक करने पे हमारे सामने ये एक विंडो खुला है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हेड ऑफिस मॉस्को है, इसमें अगर हम अपना जो खराब हुआ इक्विपमेंट है उसके बदलने के लिए अगर हम दूसरा खरीदना चाहें तो मार्केट में किस प्रकार के इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, उनकी क्वालिटी क्या है और किस रेट पे वो अवेलेबल हैं। तो सबसे ऊपर जो आप देख सकते हैं, कंप्यूटर फैक्ट्री रस्तोव ऑन दोन नाम के शहर में एक फैक्ट्री है, कंप्यूटर फैक्ट्री नाम से। कंपनी का नाम है डोमिनेशन कॉर्पोरेशन। इसके पास 17,852 कंप्यूटर हैं सेल के लिए एज ऑफ टुडे। एक यूनिट का प्राइस, एक कंप्यूटर का प्राइस जिस पे ये कंपनी बेच रही है वो 3,999.99 यूएस डॉलर्स है। डिलीवरी आप क्योंकि मॉस्को में है और ये फैक्ट्री जो है वो रस्तोव ऑन दोन में है, तो डिलीवरी भी आप पे करेंगे 33.475 डॉलर्स की। कस्टम की जो ड्यूटी है वो 0 है, क्योंकि ये आपके देश के अंदर ही है, तो इसलिए कस्टम्स कुछ भी नहीं लगेगा, 0 है। टोटल जो आपका डिलीवरी और यूनिट कॉस्ट मिलाकर आता है वो तकरीबन $4,033.74 है। क्वालिटी जो इस कंप्यूटर की है वो 1 है, 1.00। आप चाहें तो खरीद सकते हैं। हमने जैसे कि देखा हमारे ऑफिस में जो सारे कंप्यूटर हैं वो तकरीबन 4 लेवल के हैं, तो लेवल 4 का अगर हम इक्विपमेंट देखें तो वो यहाँ पर सबसे पहले दिखता है हमें। ये कॉस्ट के हिसाब से लिस्टेड है, तो सबसे सस्ता इक्विपमेंट जो है आपका वो ऊपर लिखा है, उसके बाद में कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो लेवल 4 का जो इक्विपमेंट है वो सबसे सस्ता यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, 5,016 यूएस डॉलर का है। ये भी हमारे देश में ही है, रशिया में ही है, इसलिए कस्टम्स ड्यूटी इस पे भी 0 है। डिलीवरी की कॉस्ट $16 पर पीस है और जिस प्राइस पे फैक्ट्री से सेल कर रही है कंपनी वो 5,000 यूएस डॉलर है। 13,000 पीसेज इस फैक्ट्री में है। फैक्ट्री जो है इवानोवा नाम के शहर में है, और इनफैक्ट ये फैक्ट्री नहीं है, वेयर हाउस है वहां पे कंपनी का, तो फैक्ट्री शायद कहीं और है। अभी वेयर हाउस में इन्होंने अपना कंप्यूटर स्टोर कर रखे हैं जहां से सेल कर रहे हैं, और कॉरपोरेशन का नाम है दीप कॉरपोरेशन। तो आइए हम इस दीप कॉरपोरेशन जो कि इवानोवा शहर में है वहां से 5,016 यूएस डॉलर में, जिसमें डिलीवरी चार्जेस $16 के हैं, 4.18 क्वालिटी का कंप्यूटर खरीदते हैं। रिपेयर करने का मतलब है हम जो हमारा सिस्टम था हमने उसे रिपेयर नहीं करा है, हमने उसको रिमूव कर दिया, उसकी जगह हम नया इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। एक क्योंकि हमें चाहिए तो हमने डबल क्लिक किया तो ऑलरेडी एक वहां पर आ गया। फाइनल क्वालिटी 4.08, फाइनल अमाउंट जो हमारे पास कंप्यूटर हैं वो 100 हैं, क्योंकि खराब वाले को हमने निकाल दिया और बदल दिया उसको नए से। रिपेयर पे जब हम क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी वो हमारे पास आ गया। इक्विपमेंट को रिप्लेस जैसे हमने किया, उसके बाद जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि इक्विपमेंट में अब कोई वेयर एंड टेयर नहीं है, सारा इक्विपमेंट हमारे पास फ्रेश है, 0% वहां पर वेयर एंड टेयर है। अगले हफ्ते जब हम या कल असल दुनिया में जब हम कल गेम में दोबारा लॉग इन करेंगे, जब गेम के अंदर एक हफ्ता गुजर चुका होगा, तो हम देखेंगे कि वेयर एंड टेयर फिर कुछ हो चुका है और ये
एक्सरसाइज हमें हर हफ्ते करनी होगी, जो खराब इक्विपमेंट है उसको बदल कर नया लेना होगा। तो इस तरह से अब हमने मोटे तौर पर ये देखा कि एक ऑफिस को एक पर्टिकुलर शहर में इस गेम के अंदर किस तरह से मैनेज किया जाता है। वहां पे कुछ स्टाफ होता है, उसकी कुछ सैलरी होती है, वहां पे कुछ इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट की कुछ क्वालिटी होती है। उस सब के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ऑफिस में जो वर्कलोड है उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है और वहां का जो स्टाफ है वो किस एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। जब आप इस गेम को खेलेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये वर्कलोड कैसे बदलता है, कैसे एम्प्लॉयज की सैलरी से उनकी कार्य क्षमता पे असर पड़ता है और वो किस तरह से वर्कलोड को मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद में आप ये भी देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स की वजह से स्टाफ जो है वो अपनी 100% एफिशिएंसी पर काम नहीं कर पाता है और उन फैक्टर्स को कैसे मैनेज करना है, इक्विपमेंट को कैसे ठीक रखना है, स्टाफ को कैसे खुश रखना है। वो सारी चीजें आप धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। हमारा जो मेन गोल था ऑफिस को स्टडी करने का वो ये था कि ऑफिस के अंदर क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं और उनको कैसे मैनेज किया जाता है। इसमें एक जरूरी चीज आपको ये भी देखनी होगी कि जैसे आप अपने ऑफिस का साइज बढ़ाते हैं, जो कि यहाँ पे अभी 270 वर्क प्लेस है, आप चाहे तो उसे बढ़ा भी सकते हैं, चेंज साइज बटन यहाँ पर है। उसके साथ ही आपके रेंट के एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। अभी जो आप इस ऑफिस का जो करंट रेंट है वो 1,88,000 यूएस डॉलर है तकरीबन। तो आपको ये देखना है कि आपके पास कितना कैश एसेट है, कितना आप रेंट पे कर सकते हैं हर हफ्ते, और उस हिसाब से आप एम्प्लॉयज भी हायर करेंगे। अभी हमने देखा कि मॉस्को में जो हमारा हेड ऑफिस है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। वहां पर 270 वर्क प्लेसेस हैं, जिसमें से 100 ऑक्यूपाइड है वहां पर, और 100% एफिशिएंसी पे वो ऑफिस काम कर रहा है। मॉस्को में ही जो हमारी एक फैक्ट्री है जिसका नाम है फर्स्ट चेयर फैक्ट्री, जहां पे 6,000 एम्प्लॉयज की जगह है और वो चेयर प्रोड्यूस करती है, 100% एफिशिएंसी पे वो काम कर रही है और फोरकास्ट भी उसका उतना ही है। अब हम देखेंगे कि एक फैक्ट्री को किस तरह से मैनेज किया जाता है, फैक्ट्री का आउटपुट कैसा होता है और फैक्ट्री को रन करने के लिए किन किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। हमारे स्क्रीन पर जब हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट चेयर फैक्ट्री जो है इसका पेज खुला है और अलग अलग सेक्शंस हैं यहाँ पे। जिस तरह से ऑफिस में थे उसी तरह से एक फैक्ट्री के अंदर दूसरे सेक्शंस होते हैं। तो फैक्ट्री का अगर पहला सेक्शन हम देखें तो स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन मतलब वो फैक्ट्री बनाती क्या है। ये फैक्ट्री ऑफिस चेयर्स बनाती है। फैक्ट्री का जो साइज है वो 6,000 वर्क प्लेसेस है, मतलब 6,000 कर्मचारी यहाँ काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो 6 है। इस कंपनी में जिस तरह से एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन होती है, इक्विपमेंट का क्वालिटी लेवल होता है, उसी तरह से टेक्नोलॉजी लेवल भी होता है हर फैक्ट्री का, हर यूनिट का। तो लेवल 6 का टेक्नोलॉजी लेवल है। कितने क्वालिटी का चेयर ये बना सकती है कंपनी, वो अभी हम आगे चल के देखेंगे, पर टेक्नोलॉजी लेवल इज 6। ये साइज आप चेंज कर सकते हैं फैक्ट्री का, स्पेशलाइजेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये फैक्ट्री आज ऑफिस चेयर बना रही है तो कल ये ऑफिस फर्नीचर, दूसरा टेबल या दूसरी प्रकार के ऑफिस से रिलेटेड आइटम्स भी बना सकती है। फोरकास्ट की अगर हम बात करें, वर्क एफिशिएंसी जैसे हमने ऑफिस में देखी थी, तो यहाँ पर 100% है। स्टाफ, इक्विपमेंट, टॉप मैनेजर सब कुछ अपनी पूरी कैपेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, कैपेसिटी पे, एफिशिएंसी के साथ, और आने वाले हफ्ते में भी हम देख सकते हैं फोरकास्ट भी 100% का है। एम्प्लॉयज एंड सैलरी वंस अगेन जैसे ऑफिस में था उसी प्रकार से 2,000 यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं इस समय, जिनकी सैलरी 150 यूएस डॉलर है, जो कि शहर की एवरेज के हिसाब से 84% है। सिटी की जो एवरेज है सैलरी वो 177 यूएस डॉलर्स है। क्वालिफिकेशन जो एम्प्लॉयज की है वो 4.66 है। रिक्वायर्ड जो है आपको एक्चुअली इक्विपमेंट के हिसाब से और टेक्नोलॉजी लेवल 6 के हिसाब से वो 4.5 की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो आपके पास जो कर्मचारी हैं वो थोड़े से ओवर क्वालिफाइड ही हैं। प्रोडक्शन का जो लोड है वो 100% है, मतलब आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस फैक्ट्री में वो अपना मैक्सिमम है जो आप करंट एम्प्लॉयज और इक्विपमेंट के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब सारे एम्प्लॉयज आपके बिजी हैं। इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो फिर से हम देख सकते हैं कि 6,000, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है इक्विपमेंट्स का, फैक्ट्री का जो साइज है वो 6,000 का है, लेकिन 2,000 ही क्योंकि वर्कर है तो 2,000 ही इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट की क्वालिटी 9.54 की है। रिक्वायर्ड जो 6 लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी 6 के हिसाब से जो इक्विपमेंट की क्वालिटी रिक्वायर्ड है वो 8.53 है, मतलब इक्विपमेंट जो आपके पास है वो जरूरत से ज्यादा क्वालिटी वाला है। इक्विपमेंट वेयर एंड टेयर आप देख सकते हैं, एक सिंगल पीस जो भी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है उसे आप ऑफिस के इक्विपमेंट की तरह ही रिपेयर बटन क्लिक करके रिपेयर कर सकते हैं। जो आपका सीईओ है
उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो लेवल 8 की है और बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है उसकी। और 4400 एम्प्लॉइज टोटल इस एरिया में उसके अंडर हैं। ओके, अब आगे चल के देखते हैं इस फैक्ट्री की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो इनकम स्टेटमेंट देखते हैं इस फैक्ट्री की क्या है। जो पेज हमारे सामने अब खुला है वो इस फैक्ट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताता है। सबसे पहले आइटम्स लिखे हैं और वीक वाइज प्रीवियस वीक में क्या था, मंथ में क्या हुआ, पूरे साल में क्या हुआ और आज तक का टोटल जो है वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले इनकम की अगर बात करें तो इस हफ्ते 47,60,000 यूएस डॉलर की सेल हुई है। पिछले हफ्ते 80,64,02 करोड़ की सेल हुई थी, तो इस हफ्ते थोड़ी सेल कम हुई है। पूरे महीने की अगर बात करें तो 60,37 लाख ये क्योंकि नया महीना अभी शुरू हुआ है तो इसीलिए सिर्फ इस महीने की 47 लाख की सेल इसमें रिकॉर्ड हुई है। पूरे साल की अगर बात करें तो 40,73,37 करोड़ 37 करोड़ यूएस डॉलर्स की टोटल सेल इस पूरे साल में इस फैक्ट्री ने करी है। और जब से ये फैक्ट्री बनी है तब से अगर पूरी बात करें तो 11,52,65 करोड़ 65 करोड़ यूएस डॉलर की टोटल सेल ये फैक्ट्री अकेली मॉस्को में जो है चेयर बनाती है, पूरी दुनिया में इसकी सेल होती है, वो ये कर चुकी है। उसके बाद सारी की सारी कॉस्ट जो इन्वॉल्व है इस फैक्ट्री की वो लिखी है। रॉ मटेरियल परचेज, टेक्नोलॉजी परचेज, टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन, नई जब आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते हैं तो क्या कॉस्ट आती है, ट्रांसपोर्ट, कस्टम, सैलरी, बिजली का क्या खर्चा आया, सैलरी के कितने एक्सपेंसेस थे, स्टोरेज, लॉसेस, एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हैं। इस ज्यादा डिटेल में हम फिगर्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आप अपने जब गेम खेलेंगे तो अपने हिसाब से आप उन सारी चीजों को स्टडी कर सकते हैं। बट यस, ये फैक्ट्री किस तरह से रन हो रही है, क्या क्या खर्चे हो रहे हैं इस फैक्ट्री में, सेल से कितना पैसा आ रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली दी हुई है आपके पास। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है इस फैक्ट्री की वो भी दी है, जनरल प्रोडक्शन, मैनेजर फी, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और भी जिस तरह के जो रेगुलर जो खर्चे होते हैं इस फैक्ट्री में वो सारी चीजें यहाँ दी हैं। इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है वो मोस्टली यहाँ पर इक्विपमेंट परचेज एंड रिपेयर ही किया है, बिल्डिंग एंड मॉडर्नाइजेशन पे कुछ खर्चा नहीं हुआ है अभी तक। रिक्रूटिंग एजेंसीज भी कोई हायर्ड नहीं है, फ्रेंचाइजी परचेज भी नहीं हुआ है, तो मोस्टली आपने इक्विपमेंट ही परचेज किया है। एज एन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो वो यहाँ पर लिस्टेड है कि आज तक कितना खर्चा हुआ है। तो टोटल इक्विपमेंट पे जो खर्चा हुआ है वो 36,52,03 करोड़, यानी 3,52,00,000 का आज तक इस फैक्ट्री जब से सेटअप हुई है तो 3 करोड़ का खर्चा इक्विपमेंट पर आ चुका है। टैक्स पेमेंट्स आपके सामने हैं, रेवेन्यूज दिखे हुए हैं, प्राइम कॉस्ट एक्सपेंसेस जितना आपके रॉ मटेरियल वगैरह को इंक्लूड करके, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह इंक्लूड करके जो आपका टोटल एक्सपेंसेस आया वो यहाँ पर लिस्टेड है। इस हफ्ते का ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, कितना खर्चा आया, टैक्सेबल प्रॉफिट कितना था, और प्रॉफिट टैक्स 24% है मॉस्को में। तो मॉस्को में 24% का प्रॉफिट टैक्स है, इसलिए आपने 4,52,000 टैक्स पे किया है। फिस्कल बैलेंस आपका यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है जिसमें आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट्स, कैश फ्लो, सारी की सारी चीजें मंथ, वीक वाइज, प्रीवियस वीक, मंथ, ईयरली एंड टोटल सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई है कि आज तक टोटल आपका कितना खर्चा हुआ है। तो इस हफ्ते अगर आप देखें तो आपका लॉस हुआ है, इस फैक्ट्री ने लॉस झेला है, एक्सपेंसेस इसके ज्यादा रहे हैं टोटल प्रॉफिट जो इसने कमाया है उससे। ये सारी चीजें कंपनी जब आप रन करते हैं तो लॉस एंड प्रॉफिट चलता रहता है, पर हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखना होता है कि जो यूनिट है वो लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है। अब हम आते हैं प्रोडक्शन पे। ये तो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट थी। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें कि एक्चुअली जो हम बना रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्या है, कितनी यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हर हफ्ते और उसे कौन खरीद रहा है कितने प्राइस पे, वो सारी चीजें यहाँ दी हैं। स्पेशलाइजेशन जैसे हम देख चुके हैं, ऑफिस चेयर बनाई जाती हैं, टेक्नोलॉजी लेवल 6 है। क्वालिटी जो चेयर्स की आ रही है वो हमारे पास लेवल 10.27 की है, मतलब 10 क्वालिटी लेवल की हमारी चेयर है। प्रोडक्ट जैसे हम देख सकते हैं, ऑफिस चेयर, टोटल क्वांटिटी हर हफ्ते जो प्रोड्यूस होती है वो 2,552 यूनिट्स, 2,552 चेयर्स प्रोड्यूस होती हैं इस फैक्ट्री में हर हफ्ते, जिनकी क्वालिटी एक्चुअली 7.61 हम अटेन कर पाते हैं।
तो जितना मैक्सिमम क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो 10.27 है, लेकिन प्रोड्यूस जो हो रहा है वो 7.61 है। इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं, इसमें आपका इक्विपमेंट भी होता है, रॉ मटेरियल की भी क्वालिटी होती है और एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन भी होती है। तो क्योंकि अभी रॉ मटेरियल जो है हमारा लेवल 10 के ऊपर आप देख सकते हैं कहीं पर भी नहीं है, तो इसी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी ऑप्टिमम से थोड़ा कम है। सप्लाई की अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल हमारे तीन चीजें यहाँ पे यूज होती हैं। कंपोनेंट्स यूज होते हैं, कुछ नट एंड बोल्ट्स, फैब्रिक यूज होता है चेयर बनाने में, और थर्मोप्लास्टिक यूज होता है। तो बेसिकली प्लास्टिक्स की चेयर है जिसमें कुछ सिंथेटिक फैब्रिक लगा है और कुछ नट एंड बोल्ट्स लगे हैं। तो तीन प्रकार के रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं और अलग अलग रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी में यूज हो रहा है वो भी लिखा है। तो 5000 यूनिट्स कंपोनेंट्स की हर हफ्ते आती हैं, 5000 फैब्रिक की यूनिट आती हैं और थर्मोप्लास्टिक आपका 1200 यूनिट के करीब आता है। आपने जो ऑर्डर किया है हर हफ्ते वो 10,000 यूनिट कंपोनेंट्स की, 8,000 यूनिट फैब्रिक की और 1500 यूनिट थर्मोप्लास्टिक की ऑर्डर करी है। जो लास्ट वीक खरीदा गया वो 10,000 यूनिट कंपोनेंट्स का था, 11,000 आपका फैब्रिक का था और 1500 थर्मोप्लास्टिक का था। स्टॉक में आपके पास ऑलरेडी 40,000 कंपोनेंट्स हैं, 18,000 फैब्रिक है और 5,000 थर्मोप्लास्टिक है। मतलब अगर किसी हफ्ते हमारे पास सप्लायर से रॉ मटेरियल नहीं भी आता है तो भी स्टॉक में हमारे पास इतना रॉ मटेरियल है कि हमारे प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओवरऑल क्वालिटी जो रॉ मटेरियल की है वो लिखी है हमारे पास, कंपोनेंट्स 4.15, फैब्रिक 6.84 एंड थर्मोप्लास्टिक 8.4। तो जैसा कि हम देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन 10.87 है जो हम एक्चुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं इस फैक्ट्री में, बट क्योंकि हम रॉ मटेरियल बेकार क्वालिटी का या जितना होना चाहिए उससे कम क्वालिटी का खरीद रहे हैं, इसीलिए हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो भी ऑप्टिमम क्वालिटी का ना होकर 7.61 का ही है। तो ये आपकी चॉइस है और डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, किस तरह से अवेलेबल है रॉ मटेरियल, तो उस पर डिपेंड करता है। आपकी फैक्ट्री भले ही बहुत हाई टेक्नोलॉजी लेवल की हो, लेकिन अगर मार्केट में रॉ मटेरियल ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आप ज्यादा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बना भी नहीं सकते। अब आते हैं सेल पर। सेल पर अगर आप देखें तो 2552 हर हफ्ते आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन स्टॉक आपके पास 2552 ही चेयर्स हैं और प्राइम कॉस्ट जो आपको खर्चा आ रहा है, सारे खर्चे मिलाकर, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और भी 10 तरह के जो खर्चे फैक्ट्री में आते हैं, सारे मिला के आपको एक चेयर जो पड़ती है वो $2,938 की पड़ती है, $2,938। और जो आपने सेल प्राइस सेट किया है इस चेयर पे, इस फैक्ट्री के थ्रू, वो $10,000 का है। तो तकरीबन 7,000 का प्रॉफिट आप एक शेयर पे कमाते हैं। ऑर्डर वॉल्यूम हर हफ्ते आपके पास, अभी नेक्स्ट हफ्ते के लिए हम बोल सकते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास जो ऑर्डर है वो 3,000 चेयर्स के ऑर्डर ऑलरेडी हैं। मतलब जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे 500 चेयर ज्यादा का ऑर्डर आपके पास है, मतलब मार्केट अच्छी है। और जब हम बात करते हैं कि भाई हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बिकेगा भी कि नहीं, तो 10,000 के सेलिंग प्राइस पर आपके पास ऑलरेडी ओवर बुक्ड है, यानी 500 ऑर्डर ज्यादा हैं, आप चाहे तो अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। और 7,000 का प्रॉफिट आप पर चेयर पे कमा रहे हैं, तो काफी अच्छा प्रॉफिट भी है। इसके बाद अगले टैब में जाते हैं जो कि हमारा सप्लाई का है। सप्लाई का मतलब रॉ मटेरियल जो हमारे पास आ रहा है। तो अगर आप देखें आपकी फैक्ट्री में 12% की ऑक्यूपेंसी है, मतलब अभी भी 88% स्पेस आपके पास है रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए। कोई घबराने की बात नहीं है, जगह है आपके पास रॉ मटेरियल स्टोर करने का। आप चाहे तो खरीद के स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं होता। कई बार फैक्ट्री जो सप्लायर है आपका उसके पास खत्म हो जाता है या वो किसी और को सेल कर देता है, तो आपका प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपके पास स्टोरेज में हमेशा कुछ रॉ मटेरियल होना चाहिए, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते का। इसके बाद हम देखते हैं कि हम किस किस से कंपोनेंट्स खरीद रहे हैं। तो अगर आप देखें कंपोनेंट्स के हमारे दो सप्लायर हैं, एक पीकॉम डॉट लिमिटेड, एक राइपर 713 डॉट लिमिटेड। एक कंपनी से हम 5,000 यूनिट ऑर्डर करी हैं, दूसरी कंपनी से भी 5,000 यूनिट ऑर्डर करी हैं। एक की क्वालिटी 5.81 है, दूसरी की क्वालिटी 2.48 है। प्राइस में भी डिफरेंस है। पहली जो कंपनी है जो हमें 5.81 क्वालिटी का रॉ मटेरियल सेल कर रही है वो $264 की यूनिट, एक रॉ मटेरियल की यूनिट है। दूसरी कंपनी जो 2.48, यानी क्वालिटी उसकी बेकार है पहली कंपनी से, लेकिन प्राइस ज्यादा है, $712। तो इस तरह की चीजें मार्केट में कई बार आपको देखने को मिलेंगी कि क्वालिटी भले ही कम हो लेकिन कोई फैक्ट्री ज्यादा
प्राइस पे उसे बेच रही है। ये कई तरह के फैक्टर्स होते हैं, जब आप गेम को खेलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा हो कैसे रहा है कि एक फैक्ट्री जो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल दे रही है वो सस्ते में बेच रही है, जो थोड़ा लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल दे रहा है वो महंगे में बेच रहा है। ऐसा क्यों? उसका एक कारण आप देख सकते हैं यहाँ अवेलेबिलिटी में। जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ 67,000 यूनिट्स अवेलेबल हैं। मतलब बहुत सारे लोग खरीदना चाह रहे हैं रॉ मटेरियल को, लेकिन वो है बहुत कम। तो इसीलिए आप अपने प्रोडक्शन को उसके ऊपर डिपेंड नहीं करा सकते हैं ऐसे सप्लायर के ऊपर। तो भले ही उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो जब सप्लाई ही उसकी कम है तो फिर क्यों खरीदेगा कोई उसको। दूसरी तरफ जो हमारा 2.48 क्वालिटी का जो सप्लायर है उसके पास अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है, 97,000, 13 लाख यूनिट्स अवेलेबल हैं उसके पास, 13 लाख। तो हम अपने प्रोडक्शन को बेस कर सकते हैं, उस पर डिपेंड कर सकते हैं हम इस पर्टिकुलर सप्लायर पे। तो ये सारी असल दुनिया के भी फैक्टर्स हैं कि कोई सप्लायर है वो बहुत अच्छा माल बेच रहा है, सस्ते में बेच रहा है, लेकिन वो उसकी कैपेसिटी नहीं है, आपको कोई भरोसा नहीं है कि 2 हफ्ते बाद वो दे भी पाएगा कि नहीं, या फिर उसके बाद कितने हफ्ते तक दे पाएगा। दूसरा एक सप्लायर है जो थोड़ा महंगा भी दे रहा है, उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये साल दर साल महीने दर महीने आपको सप्लाई करता रहेगा, तो आप निश्चिंत होकर अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जब आप गेम को खेलते हैं तो आपको समझ में आता है कि चीजें जैसी प्रतीत होती हैं बिजनेस शुरू करते वक्त, उससे ज्यादा गहराई में भी कुछ तथ्य होते हैं। उसी प्रकार से हमारे फैब्रिक के भी कुछ सप्लायर हैं, और थर्मोप्लास्टिक का हमारा सिर्फ एक ही सप्लायर है, वो काफी अच्छा सप्लायर जिसे हम देख सकते हैं। 1,27,000 यूनिट्स हैं उसके पास अवेलेबल, भविष्य में भी वो हमें सप्लाई करता रहेगा। और 1500 यूएस डॉलर में 1500 यूनिट्स हम ऑर्डर कर रहे हैं उससे। 8.5 की इसकी क्वालिटी है और प्राइस 3,000 यूएस डॉलर्स का है। तो सबसे महंगा जो कंपोनेंट हमारा ऑफिस चेयर बनाने का है वो थर्मोप्लास्टिक है। तो बाकी जो दो हमारे कंपोनेंट है, नट एंड बोल्ट्स एंड फैब्रिक, वो सस्ता है, 47 यूएस डॉलर और 264 यूएस डॉलर की यूनिट्स हैं। जबकि थर्मोप्लास्टिक अकेला 3,000। तो जो मेजर कॉस्ट आती है हमारी चेयर बनाने की वो थर्मोप्लास्टिक की है। हम चाहें तो और भी सप्लायर ऐड कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि भाई सप्लायर किस प्रकार के हैं, किस तरह का रॉ मटेरियल क्वालिटी क्या है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बटन है ग्रीन कलर का ट्रक बना है सिलेक्ट सप्लायर, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी, उसमें इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के जितने भी दुनिया भर के सप्लायर हैं। तो अब ये जो विंडो खुली है ये कंपोनेंट्स के सप्लायर्स की लिस्ट है दुनिया भर के, और कॉस्ट के हिसाब से ये अरेंज्ड है। तो सबसे सस्ता जो है वो सबसे पहले आ रहा है। क्वालिटी अगर आप देखें सबसे ऊपर सबसे सस्ता जो है 152 यूएस डॉलर का प्राइस है यूनिट का। क्वालिटी उस कंपोनेंट की है 5.32। सप्लायर का प्राइस 150 ही है, जो आपके पास टैक्स और कस्टम ड्यूटी और ट्रांसपोर्टेशन मिला के जो आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें कर्सर उस पर लाएंगे तो आपको डिटेल्स दिखेगी। प्राइस इज 150 यूएस डॉलर्स, डिलीवरी इज $2, कस्टम्स इज 0, बिकॉज ये आपकी कंट्री के ही अंदर फैक्ट्री है तो कस्टम ड्यूटी उस पर 0 है, ऊफा में है ये। तो 152 यूनिट प्राइस आपको यूएस डॉलर का पड़ता है। अवेलेबल जो है इस कंपनी के पास वो 828,570 8,28,000 यूनिट्स की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसमें से 8,13,000 अवेलेबल है। तो नीचे जो लिखा रहता है वो आपका टोटल कैपेसिटी होती है, और ऊपर जो लिखा रहता है वो अभी करंटली अवेलेबल है, जो भी ऑर्डर इसने सेल नहीं करे हैं तो वो लिखा रहता है। जैसे कि अगर आप इस कंपनी को देखिए कार पार्ट्स फैक्ट्री, जिसमें नीचे 4,67,000 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन अवेलेबल जो है वो मात्र 20,000 ही हैं, और वो भी रेड में लिखा हुआ है। मतलब ऑलरेडी इस पे रिस्ट्रिक्शन है, आप 20,000 ही मैक्सिमम खरीद सकते हैं, या फिर ओवरबुक्ड है वो। तो अब आपके ऊपर है आप कहां से अपना सप्लायर सिलेक्ट करना चाहते हैं। ग्रीन में अगर आप देखें तो 2 सप्लायर हमारे यहाँ लिस्टेड हैं। पीकॉम कंपनी जैसे हम देख चुके हैं, और दूसरी कार पार्ट्स फैक्ट्री इन फरगना। 2.48 का हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, 712 यूएस डॉलर का, और सप्लायर का प्राइस 600 है। काफी ज्यादा इसके पास अवेलेबल है, और अगर आप देखें तो हम चाहें तो ये भी यहाँ से भी सप्लाई कर सकते हैं। 5.5 की क्वालिटी है, 295 प्राइस हमें अवेलेबल है, और काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी भी है। तो हम चाहें तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो आप देखेंगे हर हफ्ते ये चेंज होता है। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि जब हमारे ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं तो हम कंटिन्यूसली सप्लायर्स को चेंज नहीं करते हैं। जब कंपनी छोटी होती है तो हम सप्लायर्स चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो ऑपरेशंस बढ़े जाते हैं तो कुछ रिलेशनशिप बन जाते हैं हमारे कुछ सप्लायर्स के साथ, तो हम उसे बदलते नहीं हैं।
बावजूद इसके कि दूसरे सप्लायर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कम प्राइस में बेटर क्वालिटी का कंपोनेंट अच्छे वॉल्यूम्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बिजनेस की भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम रिलेशनशिप्स कहते हैं। जब आप गेम खेलेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप्स आल्सो मैटर अ लॉट। फाइनली हम आते हैं सेल के ऊपर। जो एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसकी सेल हमें कैसे करनी है। तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी फैक्ट्री ऑफिस चेयर बनाती है, ऑफिस फर्नीचर भी बना सकती है अगर हम स्पेशलाइजेशन चेंज करें तो, पर अभी हम ऑफिस चेयर ही बना रहे हैं। टोटल जो हमारा आउटपुट है पर वीक वो 2552 चेयर्स का है, क्वालिटी 7.61, जो कि बदलती रहती है हर हफ्ते डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल दैट वी आर यूजिंग। प्राइम कॉस्ट मतलब हमें जो पर यूनिट खर्चा आता है वो 2938 यूएस डॉलर का एक चेयर को बनाने में आ रहा है। और स्टॉक में ऑलरेडी जो है हमारे पास वो 2552 ही है, मतलब पिछला स्टॉक सारा निकल चुका है, जो इस हफ्ते फ्रेश बना है वही है हमारे पास, और सेम है सारी की सारी फिगर्स। टोटल ऑर्डर जो है हमारे पास वो 3090 चेयर्स के ऑर्डर हैं अलग अलग कंपनीज के द्वारा, और प्राइस जिस पे हम सेल कर रहे हैं एक चेयर वो है 10,000 यूएस डॉलर। और हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इस हमारी चेयर्स को कोई भी कस्टमर खरीद सकता है, दुनिया का कोई भी कस्टमर। उस पर कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी और कितने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आएंगे वो कस्टमर पे करेगा अगर दूसरे देश से खरीद रहा है तो। बट हमारी फैक्ट्री से अगर चेयर निकलती है तो वी विल आस्क फॉर 10,000 यूएस डॉलर्स। हम इसको बदल भी सकते हैं, नॉट फॉर सेल कर सकते हैं, या फिर कुछ सर्टेन कंपनीज को ही सेल करना चाहें, सिर्फ अपनी कंपनी की जो दूसरी यूनिट्स हैं उन्हीं को सेल करना चाहें, या फिर कॉर्पोरेशन के दूसरे मेंबर्स को सेल करना चाहें। ये सब चीजें हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ हमने ओपन सेल कर रखा है टू एनीबडी फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई भी कंपनी दुनिया के किसी भी देश और शहर की हो वो खरीद सकती है। फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर हैं वो किन किन कंपनीज से हैं। तो कुछ ऑर्डर जो हैं वो हमारी अपनी ही कंपनी के दूसरे देश के स्टोर से हैं, जैसे बिग कहूना हमारी कंपनी का नाम है, तो फिलाडेल्फिया में जो स्टोर है हमारा उसने ऑर्डर किया हुआ है, मॉस्को में एक स्टोर है उसने ऑर्डर किया है कुछ चेयर्स, फिलाडेल्फिया में ही एक और स्टोर है, इंडियानापोलिस में है, ट्रॉन्डाइम में है। तो ये हमारे ही कंपनी के दूसरे स्टोर्स हैं दूसरे देश और दूसरे शहरों में जिन्होंने ऑर्डर किया हुआ है इस कंपनी से। ग्रीस में एक कंपनी है मैक्स लिमिटेड, उसने 70 चेयर्स का ऑर्डर किया है हर हफ्ते। मनी इन्वेस्ट स्टोर है मॉस्को में, उसने 500 चेयर का ऑर्डर किया है। कजाकिस्तान में मीरू मैक्स स्टोर है, उसने 200 चेयर्स। और स्पेन में लास पाल्मास दे ग्रान कनारिया अरोना स्टोर है जिसने 800 चेयर्स का ऑर्डर किया है। तो हमारी इस फैक्ट्री से ना केवल हमारी ही कंपनी के दूसरे स्टोर्स ऑर्डर कर रहे हैं चेयर, बल्कि दुनिया भर के स्पेन और मॉस्को और कजाकिस्तान और ग्रीस हर जगह के डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो ऑर्डर कर रही हैं और खरीद रही हैं हमारी इस पर्टिकुलर फैक्ट्री से चेयर। तो आपने अब ये देखा कि एक फैक्ट्री किस तरीके से वर्टोनॉमिक्स में सेटअप करी जाती है, किस तरह से उसको रन किया जाता है, और कैसे रॉ मटेरियल ऑर्डर करे जाते हैं, कैसे प्रोडक्शन को मेंटेन किया जाता है कि रॉ मटेरियल हमारे पास बने रहें, सेल कैसे करी जाती है, सेल को एनालाइज कैसे किया जाता है कि प्राइस कैसे सेट करना है, किस प्राइस पे हमें अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। क्योंकि अगर आप प्राइस 10,000 डॉलर से बढ़ा के अगर मैं 1 लाख डॉलर कर दूं यहाँ, तो ये सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे जो भी हमारे पास है। तो मार्केट को स्टडी करना होता है कि भाई किस प्राइस में हम अपने प्रोडक्ट को बेचें कि हमें प्रॉफिट भी अच्छा है और सेल भी हो रही है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे इस फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2552 चेयर्स बनाने की है, और हमारे पास जो ऑर्डर है वो तकरीबन 3000 है। मतलब हमारे पास जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारा का सारा बिक रहा है, और फ्यूचर के लिए प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे। अगर हम फैक्ट्री को एक्सपैंड करना चाहें तो ऑर्डर्स हैं हमारे पास। तो अपने फैक्ट्री सेटअप करते हुए चाहे वो किसी भी लेवल की हो, ये देखना बहुत जरूरी होता है कि आपको उसके सप्लायर कौन होंगे रॉ मटेरियल के, उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, अच्छे क्वालिटी अच्छे प्राइस पे आपको वो खरीदना है, और स्टॉक बना के रखना है कि कोई दिक्कत आती है ट्रांसपोर्टेशन में या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं या सप्लायर के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपके पास रॉ मटेरियल 5 महीने 6 महीने का होना चाहिए आपके पास, जिससे आपका प्रोडक्शन निरंतर चलता रहे। दूसरी चीज आपको देखनी है कि आपको पर यूनिट कितना खर्चा आ रहा है उस चीज को बनाने का। हम देख सकते हैं यहाँ 2938 यूएस डॉलर का एक चेयर पे हमें खर्चा आ रहा है, और इसीलिए हम 7,000 के प्रॉफिट के साथ तकरीबन 10,000 यूएस डॉलर की एक शेयर बेच रहे हैं, जो कि मार्केट में बहुत अच्छे से रिसीव हो रही है, और दुनिया भर की अलग अलग कंपनीज उसको अच्छे अच्छे ऑर्डर्स हमें दे रहे हैं। 800 चेयर 200 चेयर 500 चेयर का ऑर्डर हमें दिया है इन कंपनीज ने।
तो ये चीजें हैं, जब आप गेम को खेलते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि कितने सारे फैक्टर्स होते हैं जो ना केवल प्रोडक्शन बल्कि फाइनली सेल और उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि फैक्ट्री आपकी बढ़ती रहे। तो वहां पे आपके एम्प्लॉयज भी हैं जो काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट भी है उसको भी रिपेयर करना है, रॉ मटेरियल मेंटेन करना, तो सारी चीजें धीरे धीरे करके आपको समझ में आती हैं। तो अब मैं आपको लेके जाना चाहूंगा मार्केट एनालिसिस पे, क्योंकि जैसे हमने देखा कि हमारी ये पर्टिकुलर जो कंपनी है मॉस्को रीजन में ये सिर्फ चेयर ही बना रही है। तो चेयर ही क्यों और कुछ क्यों नहीं, इस सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि हमने एक मार्केट स्टडी करी थी शुरू में ये कंपनीज ये ऑफिस सेटअप करने के दौरान। तब हमने डिसाइड किया कि चेयर ही हम लोग बनाएंगे मॉस्को में और फिर उसे एक्सपोर्ट करेंगे मॉस्को से बाकी दुनिया के देशों में और शहरों में। तो ये डिसीजन हमने क्यों लिया, कैसे लिया? चेयर की जगह हम दूसरा फर्नीचर भी कुछ बना सकते थे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बना सकते थे, या फिर बाइसिकल बना सकते थे, कार स्कूटर कुछ भी, हम क्लोथिंग बैग्स ये सब चीजें हम बना सकते थे, पर हमने नहीं बनाई, हमने चेयर ही बनाया। उसका कारण था क्योंकि हमने एक मार्केट स्टडी करा था शुरू में। वो मार्केट स्टडी इस गेम में कैसे होता है, कैसे आपको पता चलता है कि सबसे ज्यादा फायदेमंद चीजें क्या रहेंगी जो कम लागत लगाते हुए आप अधिक से अधिक प्राइस में उसे बेच पाएंगे, जिसके ऑर्डर भी अच्छे आपको मिलते रहेंगे। तो एनालिटिक्स सेक्शन ऊपर जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, उस एनालिटिक्स सेक्शन में हम जाते हैं। उसमें मार्केट एनालिसिस नाम का जो ये लिंक है उस पर मैं क्लिक करता हूं। ये पेज जो अब आपके सामने खुला, ये आपको बेसिकली बताता है कि दुनिया के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में कौन सी चीज किस क्वालिटी की किस प्राइस पे सेल हो रही है। और ये बहुत जरूरी है जब भी आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन कौन सी चीजें उस रीजन में सेल हो रही हैं, किस क्वालिटी की वो हैं और किस प्राइस पे सेल हो रही हैं, किस तरीके से आप अपना प्रोडक्शन सेटअप करेंगे। तो अपना एग्जांपल लेते हैं मॉस्को का ही, रशिया का ही। सबसे पहले तो कंट्री चूज करते हैं। तो रशिया में, सेंट्रल रशिया में मॉस्को हमने चूज किया अपना रीजन। उसमें प्रोडक्ट जो है वो हमारा बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। मैन्युफैक्चर्ड गुड में कई चीजें आती हैं, बैटरी, बाइसिकल, फैब्रिक, फ्लैट आयरन, गार्डनिंग टूल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। उसमें ऑफिस चेयर भी एक है। तो ऑफिस चेयर पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि मॉस्को रीजन में आ, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सेल हो रही है, मार्केट कितनी बड़ी है और किस प्राइस पे यहाँ पर चीजें बिक रही हैं। तो मार्केट डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो ई है मॉस्को में चेयर का। और अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, विकिपीडिया का ये लिंक है, तो आपको बताएगा कि A to F और आगे चल के ABCD इस तरह से कोड डिफाइंड है कि कौन सी मार्केट कितनी कॉम्पिटिटिव है। अगर किसी मार्केट में बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी लेवल्स की बहुत सारे आइटम्स प्रेजेंट हों एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में, मान लीजिए ऑफिस चेयर ही बहुत सारी अलग अलग क्वालिटी में हो और प्राइस उनके बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो, अलग अलग सप्लायर हो उसको बनाने वाले, तो यानी वो मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और आपको उधर एंटर करने से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी और शायद उतना फायदा ना हो। तो जिस मार्केट में अभी कम कंपटीशन है, कम सप्लायर हो, क्वालिटी प्रोडक्ट की उतनी अच्छी ना हो और दाम अच्छा मिल रहा हो, तो आपको शुरुआत उसी प्रोडक्ट से करनी चाहिए जब आप शुरू कर रहे हो। तो जैसा कि हम देख सकते हैं टोटल मार्केट वॉल्यूम, मतलब इस ऑफिस चेयर का टोटल पर वीक सेल जो है वो 1,12,000 चेयर्स की है। मतलब मॉस्को रीजन में 1,12,000 चेयर हर हफ्ते सेल हो सकती है अगर कोई वहां पर सेल करने वाला हो। लेकिन बेचने वाले सिर्फ दो ही यहाँ पर मर्चेंट्स हैं और कंपनी भी दो ही हैं। तो दो कंपनी के दो स्टोर हैं जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और जो प्राइस है स्टोर्स में, वो एक यूनिट का एवरेज प्राइस 25,000 यूएस डॉलर का। तो एक चेयर आपकी मॉस्को रीजन में 25,000 यूएस डॉलर की सेल हो रही है और 1,12,000 चेयर सेल होने की कैपेसिटी है। हमने अपनी फैक्ट्री में देखा था कि वहां पर एक फैक्ट्री में हमारी 2,552 चेयर बन रही हैं, 10,000 यूएस डॉलर के प्राइस पे सेल हो रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉस्को में अपनी चेयर को सेल करना हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना कितना फायदेमंद हो सकता है। अभी हम वहां सिर्फ 2,000-2,500 चेयर बना रहे हैं, पर हम चाहें तो 1,00,000 चेयर भी बनाएं तो वो भी बिक जाएंगी 25,000 डॉलर के प्राइस पर, जहां लागत हमारी मात्र 3,000 डॉलर आ रही थी। नीचे अगर हम देखें कौन सेल कर रहा है, तो दो ही स्टोर हैं, एक मनी इन्वेस्ट लिमिटेड स्टोर है और एक हमारा अपना स्टोर है, फेवरेट मेबल रिटेल स्टोर बिग कहूना का। जो
दूसरी कंपनी है मनी इन्वेस्ट लिमिटेड, उसका साइज 15,500 स्क्वायर फीट का उसका स्टोर एरिया है, हमारा 11,000 स्क्वायर फीट का है। और एक मॉस्को के एक ही एरिया में हम लोग हैं, सिटी सेंटर में, तो दोनों स्टोर जो हैं वो आसपास एरियाज में ही हैं, यानी एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। जो पहली कंपनी है वो तकरीबन 500 चेयर हर हफ्ते बेच रही है, हमारा जो स्टोर है वो तकरीबन 200 चेयर बेच रहा है। उनका जो एवरेज प्राइस है वो 17,500 का है, और हमारा जो प्राइस है वो 30,000, यानी एक चेयर हमारे स्टोर में जो बिक रही है वो 30,000 यूएस डॉलर की बिक रही है। फैक्ट्री से सेल हो रही है $10,000 पे, और हमारे ही स्टोर में वो $30,000 की बिक रही है। तो आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है और जो फाइनली रिटेल स्टोर में जो प्राइस होता है उसमें कितना बड़ा फर्क होता है। अगर उसको भी आप कंपेयर करें लागत से, तो जो लागत एक शेयर पे हमारी आई वो तकरीबन $3,000 की थी, और जो फाइनल हम सेल कर रहे हैं अपने स्टोर में वो $30,000 की कर रहे हैं, उसी शहर में फैक्ट्री है, उसी शहर में रिटेल स्टोर है, और प्राइस जो है वो 10 गुना ज्यादा है। सो इससे आपको आइडिया लगता है कि एक एक पर्टिकुलर बिजनेस में कितने लेवल तक का प्रॉफिट होता है और कितने लेवल तक की प्राइस इंक्रीज होता है फैक्ट्री से लेकर रिटेल स्टोर तक आने में। क्वालिटी दोनों स्टोर की 9.78 है, तो काफी कॉम्पिटिटिव है ये मार्केट। हम काफी अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं दूसरे स्टोर को, हालांकि उनका साइज थोड़ा बड़ा है, वो हमसे दुगने से भी ज्यादा चेयर हर हफ्ते बेच रहे हैं, पर हम उनसे ऑलमोस्ट दुगने प्राइस पे चेयर बेच रहे हैं। तो हालांकि वो ज्यादा चेयर बेच रहे हैं, पर हम प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं कम चेयर बेच के भी। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रोडक्ट्स की मार्केट को स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर हम मॉस्को रीजन में ही किसी और मैन्युफैक्चर्ड आइटम को स्टडी करना चाहें, फॉर एग्जांपल बाइसिकल को, तो उस पर क्लिक करते हैं। तो साइकिल अगर हम बेचना चाहें मॉस्को में, तो यहाँ भी मार्केट डेवलपमेंट इंडेक्स ई है, मतलब उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है मार्केट, आप एंटर कर सकते हैं आराम से। मार्केट वॉल्यूम जो है वो 2,25,000 बाइसिकल्स पर वीक सेल का है, मतलब काफी अच्छा स्कोप है यहाँ पे। 2,25,000 शेयर हर हफ्ते आप बेच सकते हैं। 3 लोग सेल कर रहे हैं, 3 कंपनीज हैं जो सेल कर रही हैं यहाँ पे। एवरेज जो प्राइस है आपका स्टोर्स में वो तकरीबन 9,794 यूएस डॉलर्स है। और कंपनीज के नाम ऐसे हैं, एक क्राफ्ट नाम का स्टोर है, एनर्गिफ फाइनेंस नाम का स्टोर है, और मनी इन्वेस्ट स्टोर है। सबसे पहला जो स्टोर है काफी बड़ा है, 64,000 स्क्वायर फीट का, दूसरा 91,000 स्क्वायर फीट, और तीसरा 15,000 स्क्वायर फीट। दो उनमें से सिटी सेंटर में है और एक रेजिडेंशियल एरिया में, तो दो अलग अलग मॉस्को के दो अलग अलग एरियाज में है। पहली जो कंपनी है वो 20,000 साइकिल हर हफ्ते बेच रही है, दूसरी जो कंपनी है वो 5,000 साइकिल हर हफ्ते बेच रही है, और तीसरी कंपनी 500 मात्र साइकिल बेच रही है। प्राइस भी उनके अलग अलग हैं, एक कंपनी $20,000 में, एक 25,000 में, 11,000 में। क्वालिटी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सेम है। तो एक ही शहर में अलग अलग स्टोर्स में एक ही क्वालिटी की ऑलमोस्ट जो साइकिल है वो अलग अलग प्राइस पे सेल हो रही है, और अलग अलग यूनिट्स उसकी सेल हो रही है। तो इससे आपको पता चलता है कि मार्केट स्टडी का मतलब क्या होता है। आपने मॉस्को की जब मार्केट स्टडी करी एक प्रोडक्ट को लेके, तो आपको दिखा 3 स्टोर में वो साइकिल बिक रही है, एक ही क्वालिटी है, 17 लेवल की क्वालिटी है, प्राइस $20,000, $25,000, $11,000 है, और $20,000 पे 20,000 पीस बिक रहे हैं। और टोटल जो उस मार्केट में हर हफ्ते सेल हो सकती है वो 2,25,000 की सेल हो सकती है। मतलब अगर आप यहाँ मॉस्को में बाइसिकल का स्टोर खोलते हैं तो काफी अच्छा स्कोप है, और 20 से $25,000 में आप साइकिल बेच सकते हैं। लेकिन क्वालिटी आपको ध्यान रखनी होगी कि वो 17 के आसपास ही हो। तो क्वालिटी और प्राइस का बहुत कॉम्बिनेशन होता है इस मार्केट में। ऑलरेडी इन कंपनीज ने काफी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो अगर आप लो क्वालिटी का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको वो प्राइस नहीं मिल पाएगा जिस प्राइस पे ये लोग सेल कर रहे हैं। तो आप 17 या 17 के आसपास या उससे ऊपर रखेंगे, तभी आपको ये प्राइस, जिस प्राइस पे ये लोग बेच रहे हैं, उसी हिसाब से आप बेच पाएंगे। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग दुनिया के अलग अलग शहर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टेड हैं। मॉस्को, वरोनेज, यारोस्लाव, रशिया के ही कई शहर हैं। उसके बाद दूसरी कंट्रीज की अगर बात करें तो श्रीलंका में कलुमनाई, कैंडी, त्रिंकोमाली और कोलंबो, इन सारे शहर को आप चूज कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी दे सकते हैं, जैसे हमने मैन्युफैक्चर्ड देखा, क्लोथ्स एंड शूज भी हैं। क्लोथ्स एंड शूज में अगर आप देखें तो बिजनेस क्लोथ्स हैं, टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं। अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिजिटल कैमरा है, डिजिटल वीडियो कैमरा है, डिश वॉशर्स हैं, एलईडी टीवी है। तो इन सब की मार्केट स्टडी आप कर सकते हैं, और किस प्राइस पे, किस क्वालिटी पे, किस शहर में क्या माल, कितनी यूनिट्स बिक रही हैं और कितनी यूनिट्स बिक सकती हैं, मार्केट वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं। मार्केट वॉल्यूम मतलब कितनी यूनिट्स बिक सकती हैं वहां, वो आप देख सकते हैं। वो सब अच्छे से स्टडी करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस शहर में
दुनिया के किस देश में, किस शहर में कौन सी यूनिट एस्टैब्लिश करनी है, क्या चीज मैं बनाना शुरू करूंगा। बहुत सारे ऑप्शन है आपके सामने। असल दुनिया में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इनफैक्ट इस गेम में तो कम ऑप्शन है, असल दुनिया में आपके पास 10 या 100 गुना ज्यादा ऑप्शन होते हैं। तो असल दुनिया में आप जब मार्केट स्टडी करते हैं तो वो और भी ज्यादा डिटेल में होती है। और इस गेम के अंदर क्योंकि चीजों को उतना हम असल सिमुलेशन हम जब कहते हैं तो असल दुनिया का वो एक छोटा रूप ही होता है, तो इसलिए थोड़ा लिमिटेड ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में। रेफ्रिजरेटर, प्रिंटर्स, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन थोड़ा लिमिटेड है। लेकिन असल दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो सकती हैं। बट मुद्दे की बात यह है कि वो असल दुनिया में जो भी एक्सरसाइजेज आपको करनी होती हैं वो सारी एक्सरसाइजेज आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मार्केट एनालिसिस का सेक्शन था। जब आप गेम को खेलेंगे तो इस चीज को आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये कंपनी जो है बिग कहूना ये किस प्रकार से ऑपरेट कर रही है, क्या क्या इसके यूनिट्स हैं। एक ऑफिस जो हेड ऑफिस मॉस्को में है उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया कैसे उसे मैनेज करना है। एक फैक्ट्री, इस ऑफिस की जो चेयर फैक्ट्री है मॉस्को में वो भी हमने आपको बताया किस तरह से उसको मैनेज करा जाना चाहिए। और उसके बाद में आपको एनालिटिक्स सेक्शन में जाकर मार्केट एनालिसिस में हमने दिखाया कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सी चीज की फैक्ट्री शुरू करनी है, स्टोर में क्या बेचना है, उसको डिसाइड करने से पहले आपको मार्केट का स्टडी करना चाहिए। वो भी हमने आपको दिखाया कि दुनिया के किसी भी शहर में किसी भी प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट वहां सेल हो रहा है और उस मार्केट में कितनी खपत हो सकती है उस प्रोडक्ट की, वो सारी चीजें दी हुई हैं। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि शुरू इस गेम में कैसे करना होता है, क्योंकि अभी तक हमारा डिस्कशन एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का था जिसका तकरीबन 500 करोड़ का कैश एसेट्स इन हैंड है। तो ये बहुत बड़े लेवल की कंपनी है। जब आप शुरू करते हैं तो वो इस लेवल से शुरू नहीं होता है। तो शुरू किस लेवल से होता है वो दिखाने के लिए मैं आपको गेम के एक दूसरे हिस्से में लेके जाता हूं। आप देख सकते हैं कि इस गेम के कई सर्वर्स हैं अलग अलग। सर्वर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर मशीन जहां पर ये गेम जो है वो जहां से रन हो रहा है। तो अभी हम नीका नाम के गेम सर्वर में हैं। अगर हम मैरी या लियन या दूसरे किसी सर्वर में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि वहां पर चीजें थोड़े दूसरे प्रकार से हो रही हैं। तो अगर हम मैरी सर्वर के अंदर जाते हैं, यहां भी हम देखते हैं कि एक कंपनी ऑलरेडी यहां पर है, कहूना लिमिटेड नाम से है, सेम इसका लोगो है। लेकिन यहां पर $36,000 का ही मात्र हमारे पास कैश एसेट्स हैं, $36,000। तो जब आप ये गेम शुरू करते हैं, जब आप नया अकाउंट बनाते हैं, ये क्योंकि हमारा नया अकाउंट नहीं है तो इसीलिए इधर ऑलरेडी कुछ यूनिट्स हैं जो पहले कुछ एक्सरसाइजेस करी गई होंगी। जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो तकरीबन 50 लाख US डॉलर आपको इस गेम में शुरू में मिलते हैं। $50 लाख। अभी यहाँ पर मात्र 36 लाख डॉलर ही हैं, लेकिन जब आप नई कंपनी शुरू करते हैं तो $50 लाख आपको मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी नए देश में, किसी नए शहर में अगर हमें अपना बिजनेस शुरू करना हो तो कैसे हम वो कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप यहाँ देखें तो माल्मो नाम के शहर में इस कंपनी के कुछ ऑफिसेज हैं, तो उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम देखते हैं कि एक नए देश में, नए शहर में अगर हमें अपना ऑपरेशन सेटअप करना हो तो क्या करना होता है। तो इसके लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा जिसका नाम है क्रिएट सब डिविजन। मतलब अगर आप कोई भी ऑफिस, फैक्ट्री, स्टोर खोलना चाहते हैं दुनिया में किसी भी देश में तो आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो ये पेज ओपन होता है आपके सामने, जिसमें अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं। ऑफिस खोलना चाहते हैं आप, स्टोर खोलना चाहते हैं, गैस स्टेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विस, रेस्टोरेंट, ऑटो रिपेयर, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप एग्रीकल्चर का फार्म खोल सकते हैं, प्लांटेशन खोल सकते हैं, आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, आप पावर प्लांट भी लगा सकते हैं, आप रेडियो टावर्स लगा सकते हैं और भी फिशिंग फार्म खोल सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं, फैक्ट्री भी है। तो शुरू करते हैं फैक्ट्री से। फैक्ट्री चूज करते हैं। यहाँ पर हमने फैक्ट्री चूज किया। फैक्ट्रीज प्रोड्यूस सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स एंड गुड्स। तो प्रोडक्शन बेसिकली फैक्ट्री में होता है। कंटिन्यू अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हम किस चीज की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं।
तो ये डिसीजन जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको पहले मार्केट स्टडी करके अलग अलग देशों का, अलग अलग रीजन्स का आपको ये देखना है कि भाई कौन सी चीज की डिमांड है और क्या बनाया जा सकता है, वो आपको मार्केट स्टडी करके पता चल जाएगा। मान लीजिए हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग साइकिल बनाना चाहते हैं, साइकिल की हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। तो बाइसिकल अगर हम चूज करते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं बाइसिकल प्रोडक्शन हमारे स्क्रीन पे आया है, तो बाइसिकल कंज्यूमर गुड्स में हमने चूज किया। अब आप देखेंगे कि दुनिया के कई सारे देश हमारे सामने लिस्ट में हैं, लेकिन हम उनको चूज नहीं कर सकते। हम चूज कर सकते हैं केवल स्वीडन को। ऐसा इसलिए है क्योंकि करंटली हमारे जो ऑफिस है वो सिर्फ स्वीडन में ही है। लेकिन मान लीजिए अगर हम चाहते हैं अपनी कंपनी खोलना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वो हम कैसे करें? वो तो ऑप्शन ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसको करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक ऑफिस खोलें। असल दुनिया में भी ऐसे ही होता है। जब आप किसी दूसरे देश में या अपने देश में भी अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं और फैक्ट्री खोलना चाहते हैं या कोई और सेंटर खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी होती है उस देश में, और एक छोटा बेसिक ऑफिस, भले ही वहां एक एम्प्लॉय हो, भले ही आप खुद उसको संभालें, लेकिन उस ऑफिस में आपको बेसिकली कंपनी रजिस्टर करके अपना एक ऑफिस बनाना पड़ता है। तो अभी वो हमारा क्योंकि सिर्फ स्वीडन में है, तो हम स्वीडन में ही बिजनेस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम यूएस में करना चाहते हैं तो हमें यूएस में ऑफिस, कंपनी रजिस्टर करके ऑफिस खोलना होगा। तो बैक बटन पे क्लिक करके वापस जाते हैं और एक बार दोबारा से बैक क्लिक करते हैं और फैक्ट्री की जगह अब हम यहाँ ऑफिस चूज करते हैं। ऑफिस चूज करने के बाद कंटिन्यू करते हैं और अब हमारे पास पूरी कंट्रीज दुनिया की जो अवेलेबल हैं इस गेम के अंदर, उनकी लिस्ट है हमारे पे सामने। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी लिस्ट में है, चूज कर सकते हैं। हर देश के आगे उसका कितना एरिया है, लैंड एरिया, वो लिखा हुआ है, जो असल दुनिया के हिसाब से ही मैच करता है। तो आप देखेंगे अंगोला, अर्जेंटीना, ब्राजील, सारी कंट्रीज के स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में एरियाज दिए हुए हैं। पॉपुलेशन कितनी है वो भी दी हुई है, 24 मिलियन, 42 मिलियन अर्जेंटीना की। यूएस की अगर हम बात करें, लैंड एरिया 9.52 मिलियन किलोमीटर, मतलब तकरीबन 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के करीब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एरिया है। और 321 करोड़ की पॉपुलेशन है, मतलब 30 करोड़, 32 करोड़ की पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। और कॉर्पोरेट टैक्स जो है यूएस के अलग अलग स्टेट्स और सिटीज में, वो मिनिमम 14% से लेके मैक्सिमम 38% तक है। अगर आप अभी इसको समझने के लिए बात करें तो पिछले दिनों आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25% कर दिया गया है। जो पहले तकरीबन 30 से 40% था, ये वही टैक्स है। तो यूएस में जो कॉर्पोरेट टैक्स है कंपनीज पे, वो मिनिमम किसी स्टेट में जो है वो 14% है, और मैक्सिमम जो वो जाता है 38% तक जाता है। तो आपको देखना है कि यूएस के भी किस रीजन में आप अपना ऑफिस सेटअप करना चाहते हो और कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इंडिया में जैसे आपने अभी देखा तो 25% उसको कर दिया गया है। कंटिन्यू करते हैं और अब हमारे सामने अलग अलग रीजन्स यूएस के आ रहे हैं, जहां पर अगेन उनका एरिया दिया हुआ है, सारे रीजन्स का, कितनी पॉपुलेशन है और कितना टैक्स रेट है। तो हम ऐसा कोई रीजन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली कम टैक्स पे करना हम चाहेंगे। तो सदर्न स्टेट्स अगर हम चूज करें, कई स्टेट्स हैं, ईस्ट कोस्ट, मिड वेस्ट, न्यू इंग्लैंड, साउदर्न स्टेट, साउथ वेस्ट, वेस्ट कोस्ट। तो 14% का जो टैक्स रेट है वो हमारा सदर्न स्टेट्स में, मतलब टेक्सास वाला जो एरिया है, उसको चूज करते हैं। 3 शहर हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, 3 शहर या 3 रीजन हम कह सकते हैं, शार्लेट, जैक्सनविल और मेम्फिस। पॉपुलेशन यहाँ पे दी हुई है 892,000, 800 मतलब लाख में अगर हम बात करें तो 8 लाख, 8 लाख और 6 लाख। एजुकेशन लेवल, इस गेम में लेवल्स में हर चीज डिफाइंड है। तो एजुकेशन का जो लेवल है आप 7.91, 7.67, 6.43। तो अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो हमें उतना ज्यादा क्वालिफाइड स्टाफ नहीं चाहिए, एजुकेशन लेवल कम हो सकता है। सैलरी क्योंकि हम कम पे करना चाहते हैं फैक्ट्री में, तो हम देखते हैं कि मेम्फिस में सबसे कम सैलरीज पे करी जा रही है, एजुकेशन लेवल वहां का कम है, तो $1200 की एवरेज सिटी सैलरी है। ऑफिस रेंट फॉर वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का जो ऑफिस रेंट वहां पर पे किया जा रहा है वो $283 है। मतलब हर मामले में ये सबसे सस्ता एरिया है और हमारी जरूरतों के हिसाब से सफिशिएंट होगा। तो मेम्फिस में चलिए हम लोग ऑफिस खोलते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ऑफिस है वो हमारे पास ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 10
एम्प्लॉयज का, 50 एम्प्लॉयज का या 100 एम्प्लॉयज का। शुरुआत में जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आप सबसे छोटा ऑफिस ही खोलेंगे, 10 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें आपको 10 एम्प्लॉयज हायर ही करने हैं, आप एक एम्प्लॉय से भी शुरू कर सकते हैं। तो 10 एम्प्लॉयज का हम लोग शुरू करते हैं ऑफिस मेम्फिस में, यूएस में। और रेंट जो हमारा आएगा वो तकरीबन $2000 पर मंथ का आएगा, और जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन और अग्रीमेंट्स वगैरह की जो कॉस्ट आएगी वो तकरीबन $2000 की कॉस्ट आएगी। कंटिन्यू करते हैं। ऑफिस का नाम हम रख सकते हैं, तो मेम्फिस हेड ऑफिस इसका हम नाम रख देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रीजन सदर्न स्टेट, सिटी मेम्फिस। 10 मैक्सिमम एम्प्लॉइज हो सकते हैं। वीकली रेंट जो है आपका $2000 का वीकली रेंट है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सेटअप कॉस्ट जो वन टाइम आपको पे करनी पड़ रही है वो $2000 की पे करनी पड़ रही है। लेट्स क्रिएट इट। ओके, अब आप देख सकते हैं ये आपका सब डिविजन क्रिएट हो गया, जिसका नाम है मेम्फिस हेड ऑफिस। लोकेशन इसकी मेम्फिस में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सदर्न स्टेट। ऑफिस साइज 10 वर्क प्लेसेस, रेंट एक्सपेंसेस $2800 पर वीक। एम्प्लॉयज की अगर बात करें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अभी 0 है, सैलरी पहले से डिफाइंड है, तो वो चीज हम देखेंगे। तो आइए एक एम्प्लॉय हम इस ऑफिस में हायर करते हैं, सिंगल एम्प्लॉय। और रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो 1 है, सिटी एवरेज 6.43 है। तो लेट्स कीप द सिटी द क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय सेम एज द सिटी एवरेज 6.43। सैलरी वहां पर लिखी है $1278 की। तो इन सब चीजों को हम छेड़ेंगे नहीं, हम सिंपली इन चेंजेस को सेव कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके ऑफिस में एक सिंगल एम्प्लॉय को हायर कर लिया गया है, जिसकी सैलरी $1278 पर मंथ है। उसकी क्वालिफिकेशन 6.43 है। हालांकि रिक्वायर्ड अभी 1 है, क्योंकि आपका कोई भी यूनिट मेम्फिस में अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो क्वालिफिकेशन बहुत बेसिक रिक्वायर्ड है। ऑफिस वर्कलोड वगैरह अभी कुछ है ही नहीं, स्टाफ अभी आपने हायर किया, इक्विपमेंट भी कुछ नहीं लिया है, तो इसीलिए यहाँ पर सारी चीजें 0 आ रही हैं। जो सिंगल हमने एक एम्प्लॉय अभी हायर किया था, उसके लिए जो इक्विपमेंट जरूरी है, लैपटॉप, मोबाइल फोन, लैंडलाइन, प्रिंटर, फैक्स वगैरह, वो सारा सेट ऑफ इक्विपमेंट हम लोगों को खरीदना जरूरी है, तो वो हम खरीदते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने अलग अलग जो सप्लायर हैं इक्विपमेंट के, उनकी लिस्ट आ गई है। सबसे सस्ता जो सेट है वो हमारे पास $3253 का मिल रहा है, जिसमें कस्टम ड्यूटी $768 की है, डिलीवरी जो है यूनिट की $85 की है। एक्चुअल जो यूनिट का प्राइस है वो $2400 का है, और वो सिगू नाम के शहर से हम लोग खरीद रहे हैं। सबसे सस्ता जो है, क्वालिटी जो है 19.33 है, तो बहुत जरूरत से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खरीद सकते हैं। तो एक सिंगल पीस हम लोग खरीदेंगे, बाय पे हम लोग क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे। विंडो को क्लोज करने के बाद जब हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो हम देख सकते हैं कि एक सिंगल इक्विपमेंट हमारे पास आ गया है, और 100% कंप्यूटराइजेशन है, क्योंकि एक एम्प्लॉय है, एक कंप्यूटर सेट है, तो सब कुछ बढ़िया। इक्विपमेंट की जो क्वालिटी है वो 13.69 लेवल की आई है। अब हम फोरकास्ट देख सकते हैं। फोरकास्ट में हम देखेंगे ऑफिस वर्कलोड 0 है। ऑब्वियस है, क्योंकि और कोई यूनिट ही नहीं है अभी मेम्फिस में, सिर्फ ये ऑफिस ही है, तो जो एक एम्प्लॉय हमने हायर किया है उसके ऊपर वर्कलोड 0 है। हालांकि एफिशिएंसी जो है स्टाफ, इक्विपमेंट और टॉप मैनेजर की, वो 100% है, क्योंकि कोई दिक्कत उनको नहीं है किसी प्रकार की। टॉप मैनेजर की जो सीईओ की क्वालिफिकेशन है वो लेवल 4 है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन प्रोफाइल क्वालिफिकेशन, मतलब ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं पूरे दुनिया में हमारे इस कंपनी के, वो 5 हैं। तो आइए अब देखते हैं, जब हमने मेम्फिस में हमने अपना ऑफिस खोल लिया है, तो अब हम मेम्फिस में अपनी फैक्ट्री बाइसिकल की भी खोल सकते हैं। सो लेट अस क्रिएट अनदर सब डिविजन। फैक्ट्री पे क्लिक करते हैं। फैक्ट्री पे हमने क्लिक किया, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद फिर से हम चूज करते हैं बाइसिकल प्रोडक्शन। तो कंज्यूमर गुड्स में कई सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, सिगार मैन्युफैक्चरिंग, बेबी कैरेजेस, कुकर प्लांट। तो आपको देखना है कि आपको क्या चूज करना है। हमने बाइसिकल चूज करी थी, तो हम बाइसिकल पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी ऑप्शन आ गया है, क्योंकि हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मेम्फिस शहर में अपना ऑफिस खोला। कंटिन्यू करते हैं, और मेम्फिस में आप देखेंगे हम अपना फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं।
एक वर्कर की रिक्रूटिंग जो कॉस्ट है यहाँ $83 की है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, सिंपल बाइसिकल या स्पोर्ट्स बाइसिकल। दोनों के रॉ मटेरियल में फर्क है। अगर आप सिंपल बाइसिकल यूज करते हैं, बनाना चाहते हैं तो स्टील और रबर यूज होगा। अगर आप स्पोर्ट्स बाइसिकल यूज करते हैं, बनाना चाहते हैं तो कार्बन फाइबर और रबर यूज होगा। तो हम बेसिक बाइसिकल चूज करते हैं अभी, स्टील और रबर हमें उसमें जरूरी होगा। उसका कारण ये है क्योंकि स्टील हमारे पास इजीली एक्सेसिबल हो सकता है, कार्बन फाइबर में भी थोड़ा हमें महंगा पड़ेगा या उसके सप्लायर कम होंगे। अगेन सबसे छोटी फैक्ट्री शुरू करते हैं 100 एम्प्लॉइज की, और कॉस्ट जो आएगी हमारी फैक्ट्री बनाने की वो 2,25,000 डॉलर्स आएगी। और हमारे पास 36,10,000 डॉलर हैं अभी, तो हम आराम से इसको शुरू कर सकते हैं। एक हफ्ता हमारे पास लगेगा इस फैक्ट्री को बनाने में। यहां पर हम ये चूज कर सकते हैं कि इस फैक्ट्री का जो इंट्रोडक्शन जो टेक्नोलॉजी का लेवल होगा वो किस लेवल का होगा, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट वहां बनेगा, और उसी पे डिपेंड करेगा कि खर्चा कितना आएगा। अगर आप लेवल 1 की टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो मैक्सिमम क्वालिटी जो आएगी प्रोडक्ट की वो 1 की आएगी। नेक्स्ट लेवल जो है लेवल 2 है, उसमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन 2.46 है, लेकिन कॉस्ट इमीडिएटली आपकी वहां पे बढ़ गई 46,37,000 यूएस डॉलर की कॉस्ट आएगी। तो उतना आपके पास अभी कैश ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको लेवल 1 ही चूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने पे हमारे पास सारी डिटेल्स आ गई हैं। फैक्ट्री का हम नाम रख सकते हैं, बाइसिकल प्रोडक्शन मेम्फिस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 100 प्लेसेस, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इज 1, बिल्डिंग पीरियड इज 1 वीक। मतलब आज अगर आप इसे सेटअप करते हैं तो आज से एक हफ्ते, गेम टाइम के हिसाब से एक हफ्ता, यानी असल दुनिया में एक दिन, यानी कल आप जब लॉग इन करेंगे तो ये फैक्ट्री बन के तैयार हो चुकी होगी। टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन कॉस्ट $0 है, और टोटल जो कॉस्ट आपको इस फैक्ट्री को बनाने के लिए आ रही है वो $2,25,000 की आ रही है। तो 36 लाख आपके पास है, 2 लाख उसमें से आप खर्च कर रहे हैं। क्रिएट करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आया जहां पर आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री इज अंडर कंस्ट्रक्शन, अपडेट्स लेफ्ट 1। तो कल जब आप लॉग इन करेंगे इस गेम में तो ये आपकी फैक्ट्री बन के तैयार हो चुकी होगी। तो बेसिकली इसके साथ हमने ये डिस्कस करा कि दुनिया के किसी भी देश में अगर आपको अपने ऑपरेशन शुरू करने हो, फैक्ट्री, रिटेल स्टोर, सर्विस सेंटर, किसी भी तरह का काम शुरू करना हो, सबसे पहले आपको उस देश के उस पर्टिकुलर शहर के अंदर कंपनी रजिस्टर करनी होगी, एक बेसिक ऑफिस रेंट करना होगा, वहां पे एटलीस्ट एक एम्प्लॉय को बिठाना होगा, उसे प्रॉपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद फिर उस एरिया में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ऑफिस खोलने के लिए कोई समय नहीं लगता, वो इमीडिएटली शुरू हो जाता है। कोई भी और यूनिट आप खोलेंगे, चाहे वो रिटेल स्टोर हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, या और भी कुछ हो, जिस लेवल पर आप बड़े लेवल का खोलना चाहेंगे तो उतना ज्यादा समय लगेगा शुरू करने में, उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी। जब आप गेम को शुरू करते हैं तो एडवाइस आपको यही होती है कि सब कुछ छोटे लेवल से शुरू करें, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन भी सीईओ की कम होती है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। टॉप मैनेजर ऊपर जो लिंक है उसमें अगर आप क्वालिफिकेशंस पे जाएं, क्लिक करें, तो आपको दिखेगा कि आपके जो टॉप मैनेजर की क्वालिफिकेशन है वो मात्र 4 है अभी। तो हर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन अलाउ करता है आपको सिर्फ एक सर्टेन लेवल की स्केल की कंपनी खोलना। मतलब बहुत बड़ी कंपनी नहीं खोल सकते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं, 100-200 लोग ही आप हायर कर सकते हैं। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के सेक्शन में क्लियरली ऊपर लिखा है, द हायर योर क्वालिफिकेशन लेवल इन अ सर्टेन फील्ड, द लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स हाई टेक एंटरप्राइजेज यू कैन मैनेज। मतलब जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी किसी भी फील्ड में, उस फील्ड में आप उतने ही बड़े, उतने ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हाई टेक्नोलॉजी वाले फैक्ट्रीज, स्टोर्स, ऑफिसेज मैनेज कर पाएंगे। अगर आपका क्वालिफिकेशन लेवल हाई नहीं है और आपने जरूरत से ज्यादा बड़ा एंटरप्राइज खोल लिया, फैक्ट्री या फिर ऑफिस या स्टोर, तो आपकी एफिशिएंसी वहां अफेक्ट होगी। जैसे कि हम एफिशिएंसी अभी तक देखते आए हैं कि अधिकतर जगह सारे ऑफिस और फैक्ट्री में हमारी 100% थी, वो आपकी 100% नहीं रहेगी, वो 10%, 20% तक भी आ सकती है। उस केस में आपके खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि सैलरी तो उतनी ही जाएगी, एक्सपेंसेस तो उतने ही जाएंगे, लेकिन आप प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका इनकम कम होगा और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। तो इसीलिए जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़े उसी हिसाब से आपको अपने एंटरप्राइज को बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे करके। और गेम के कई एस्पेक्ट्स को आप सीखेंगे भी।
तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें मैंने आपको एक ऑलरेडी बड़ा एंटरप्राइज दिखाया जिसका 500 करोड़ यूएस डॉलर का करंट कैश एसेट्स हैं। उसके बाद में एक छोटी कंपनी जो अभी शुरू ही हुई है, उसमें एक नए कंट्री के नए शहर में एक ऑफिस खोल के वहां पर एक फैक्ट्री कैसे सेटअप करी जाए वो भी आपको दिखाई। अंडर कंस्ट्रक्शन ये फैक्ट्री है अभी आपकी बाइसिकल प्रोडक्शन की मेम्फिस में। कई एस्पेक्ट्स हैं इस गेम के जो धीरे धीरे गेम को खेलने पर ही आपको समझ में आएंगे। सारे एस्पेक्ट्स को हम इस एक वीडियो में नहीं इंक्लूड कर सकते, बट अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो आपको बिजनेस का एक व्यावहारिक ज्ञान देता है और इसको इस गेम को खेलने से आपके बिजनेस सेटअप करने के जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो नॉलेज रिक्वायर्ड है, उसमें वृद्धि होगी और आप उसको प्रैक्टिकली सीख सकते हैं सारी चीजों को, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम आगे भी इसी क्रम में और भी वीडियोस पब्लिश करेंगे जिसमें इसी गेम की और भी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी और स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। जब आप YouTube पे सर्च करते हैं, कई वीडियोस बिजनेस से रिलेटेड ऐसी आती हैं जो आपको मिस इन्फॉर्म या मिस गाइड करती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देके, ये कहकर कि बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू करें, बिना नॉलेज के करें, बिना किसी चीज के करें, बट ये पॉसिबल नहीं है। बिजनेस शुरू करना, बिजनेस रन करना और बिजनेस को प्रॉफिटेबली आगे बढ़ाना, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीज है। इसके लिए आपको नॉलेज भी चाहिए, इंफॉर्मेशन भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। कई लोग कहते हैं 10,000 20,000 से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वो बिजनेस शुरू करके उनको आगे ले जाने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा और कई मामलों में आप मिसगाइड ही होंगे और कुछ समय भी बर्बाद करेंगे और कुछ होगा नहीं। तो मिनिमम अमाउंट एटलीस्ट जो एक बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए होता है वो तकरीबन 5 लाख रुपए है आज की डेट में, अगर आप बात करें इंडिया में भी या इंडिया से बाहर। और फिर धीरे धीरे आपको अगर सही नॉलेज के साथ आप छोटे छोटे कदम उठा के आगे बढ़ेंगे तो वो 5 लाख रुपए से आप 500 करोड़ तक भी जा सकते हैं और इसका प्रूफ आपको इसी बिजनेस के अंदर दिखेगा। तो बिना एक भी पैसा खर्च करे अगर आप चाहते हैं ये नॉलेज एक्वायर करना कि 5 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का बिजनेस कैसे सेटअप करा जाए, ऑफ कोर्स उसमें समय लगेगा, 5 साल 10 साल लगेंगे, लेकिन उस राह पे कैसे बढ़ा जाए, उस राह पे कैसे पहले कदम उठाए जाए, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई एस्पेक्ट्स हैं इस गेम के और अगर आप उनके बारे में जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप इस वीडियो के वो कमेंट्स लिख सकते हैं। हम जानना चाहेंगे आप और क्या सीखना चाहते हैं, फिर आने वाली वीडियोस में हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।